चलिए, तो सबसे पहले आज की डेट डालिए। आज की डेट है 14th ऑफ नवंबर 2024, 14 नवंबर 2024। क्या बात है, आज पार्टिसिपेंट 33 हैं। 33 बहुत अच्छा नंबर होता है। 33 इज इक्वल टू 6। माँ लक्ष्मी की कृपा हम सब पे बनी रहे। ठीक है, चलिए। तो कहने का मतलब यह है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम कार्मिक नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली ये कार्मिक नंबर होते क्या है। और उसको अगर हम देखते हैं किसी की डेट ऑफ बर्थ में, तो पहला इंप्रेशन हमारे दिमाग में क्या जाता है। ठीक है, अब कार्मिक नंबर का आपके मंथ और आपके ईयर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब आप किसी भी महीने या किसी भी साल में अगर आप पैदा हुए हैं, या आपका जो मूलांक है, जो आपका भाग्यांक है, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। ठीक है, तो सवाल यह है कि फिर सर कार्मिक नंबर है क्या? कार्मिक नंबर किसे कहते हैं? कार्मिक नंबर का मतलब हुआ कि पूरे महीने में कुछ ऐसी डेट्स होती हैं जिनको अच्छा नहीं माना जाता है। या आप ये कह सकते हैं, जैसे कई बार अगर आप एस्ट्रोलॉजी की वीडियो सुनेंगे तो कई बार लोग उसमें कहते हुए मिलेंगे, भैया कि पूर्व जन्म का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा, है ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो भी है ना। तो वो जो पूर्व जन्म वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि पीछे से आप कुछ बुरा करके आए हो या अच्छा करके आए हो या क्या करके आए हो, वो सारी चीजें हमें कार्मिक नंबर से समझ में आती है। अब कार्मिक नंबर क्या है? अच्छी बात यह है कि जो भी लोग सिंगल डिजिट में पैदा हुए हैं, मतलब जिनका बर्थडे 1 से लेकर 9 के बीच तक आता है, वो कार्मिक में नहीं आते हैं। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इन डेट पे पैदा हुए हैं तो वो कार्मिक में नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहला कार्मिक नंबर कौन सा होगा? लिखो, मेरा खुद का है, नंबर 10। नंबर 10 जो है वो पहला कार्मिक नंबर है। अगर कोई भी व्यक्ति, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर 10 तारीख को पैदा हुआ है तो उसे एक कार्मिक नंबर कहा जाएगा। ठीक है, अब द पॉइंट इज, कई बार इस चीज पे ना डिबेट होती हुई आपको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे मिल जाएगी कि क्या वास्तव में नंबर 10 कार्मिक है। यहां पे डिबेट होगा, ठीक है, कि नंबर 10 कार्मिक है या नंबर 10 कार्मिक नहीं है। जब भी मैं इस तरीके की कोई बात सुनता हूं तो 10 नंबर आता है तो मैं जरूर सुन लेता हूं, भैया, क्योंकि मेरा खुद का नंबर 10 है। तो क्या 10 यानी कि 10 तारीख को कोई व्यक्ति जो पैदा हुआ, क्या उसे हम कार्मिक कहेंगे या नहीं कहेंगे? ठीक है, ये एक सवाल है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि ये नंबर कार्मिक होते हुए भी कार्मिक नहीं है। यानी कि नंबर 10 कार्मिक नंबर्स में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता क्योंकि नंबर 10 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिनके बारे में कहा जाता है कि जो लोग किसी भी महीने की 10 तारीख को अगर पैदा होते हैं, इसका मतलब इन्होंने अपने जीवन में जो पिछला इनका जीवन रहा है उसमें 2 अच्छे काम किए हैं और 2 खराब काम किए हैं। यानी कि दो, ऐसे समझ लीजिए कि एक -2 किया है, एक +2 किया है। अब अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल, अगर -2 और +2 है तो नेट इफेक्ट क्या होगा? 0 होगा। सिंपल, यानी कि 2 खराब काम किए हैं, 2 अच्छे काम किए हैं, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति इस दुनिया में 10 तारीख को पैदा हो रहा है, इसका मतलब वो पीछे से कोई भी बोझा लेकर नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में उसने जो बुरा किया, जो अच्छा किया, वो बराबर बराबर था। मतलब जितना बुरा करना था उतना बुरा भी किया और उतना ही अच्छा भी किया। तो उसका मतलब सारे नेट इफेक्ट 0। इसका मतलब नया जीवन मान लीजिए आप, नया जीवन है ना, पीछे से कुछ डेप्ट नहीं है, कोई लोन नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कुछ नहीं है। अब यहां पर हम जैसे लोगों को, आपको क्लाइंट मिलेंगे जो 10 तारीख को पैदा होंगे, बिल्कुल मिलेंगे। अब 10 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है तो उस व्यक्ति को आपको सबसे पहली एडवाइस क्या देनी है कि भैया, आप पीछे से कुछ भी अच्छा और बुरा लेके नहीं आए हैं, ना तो बुरा लेके आए ना अच्छा लेके आए, है ना। तो उस केस में आप क्या कीजिए, अपनी इस जिंदगी में ब्लेसिंग्स को बढ़ा दीजिए। यानी कि आप अपने जीवन में ऐसे काम करना शुरू कर दीजिए जिससे लोग आपको दुआएं दें। तो यानी कि नंबर 10 एक ऐसा नंबर है जो कार्मिक नंबर की सीरीज में कुछ लोग मानते हैं कि आना चाहिए, कुछ लोग नहीं मानते।
मगर मैं आपको उसका मतलब समझा देता हूं कि जो मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं वो क्यों बोल रहे हैं ऐसा। वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका पीछे से कुछ भी रिलेशन नहीं है, पूर्व जन्म का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बस इनसे ये कहना है कि भैया इस जन्म में आप इंसान बन के आए हैं और आप अपने जन्म में, इस जन्म में आप अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दीजिए, लोगों की ब्लेसिंग्स को लेना शुरू कर दीजिए। चाहे महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, भैया 10 नंबर अगर है तो ब्लेसिंग्स लेना शुरू कर दो। ठीक है, अच्छे काम करो, लोग आपको दुआएं दें, जानवरों की सेवा, इंसानों की सेवा, जो भी मतलब जो भी ब्लेसिंग जिससे मिले वो काम अपने करिए, यानी कि अपने ब्लेसिंग अकाउंट को बढ़ाइए। आसान भाषा में कहूं तो अपने ब्लेसिंग अकाउंट को बढ़ाइए, ताकि अगला जन्म जब आपको मिले तो और अच्छी जगह मिले और अच्छा जीवन आप जी पाए। ठीक है, तो ये नंबर 10 के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 -2 +2 नेट इफेक्ट 0 है। ठीक है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, मगर अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ अब आते हैं असली कार्मिक नंबर पे। लिखिए, असली कार्मिक नंबर है नंबर 13, यानी कि बॉर्न ऑन 13। भैया बॉर्न ऑन 13 ये कार्मिक की सीरीज का सबसे कह सकते हैं डेडली कॉम्बिनेशन है। 13 तारीख को पैदा होना, कोई भी महीना हो, कोई भी साल हो, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, मगर अगर कोई व्यक्ति 13 तारीख को पैदा हो गया है तो उसे एक कार्मिक नंबर कहा जाएगा, अच्छा नंबर नहीं है। ठीक है, और एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आप भी इस चीज को जरूर एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले समय में। जो 13 तारीख वाले लोग हैं ना, वो अगर अपनी करंट जिंदगी में किसी के साथ बुरा ना भी करें, 13 तारीख वाले जो लोग हैं, अगर वो अपनी करंट जिंदगी में किसी के साथ बुरा ना भी करें, खराब कर्म ना भी करें, तब भी इनको अपने जीवन में बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत कष्ट। यानी कि ये लोग ना ये समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार, आपने कई बार सुना भी होगा कि यार मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। ये 13 वाले बोलते हैं, ये 13 नंबर है। यानी कि इन्होंने क्या किया है, इनको भगवान ने 13 तारीख क्यों दी है। हम कितना भी चाह लें, अगर अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी लोग मुझसे बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं, डेट मांगते हैं, मैं कभी उनको 13 तारीख नहीं देता हूं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मगर कई बार मैंने देखा है कि मेरे कहने पर या सजेशन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे मैं कितना भी सजेशन दे दूं। भैया जिस बच्चे को दुनिया में उस तारीख पे आना है तो भैया वो आके रहेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हमारा काम क्या है, सिर्फ सजेशन देना कि सर प्लीज 13 अवॉइड कर लो। ठीक है, मगर वही बात है ना कि हम सब इंसान है ना, हमसे ऊपर भी तो एक सुप्रीम पावर है, उसने भी तो कर्मा डिसाइड किए हैं ना कि क्या किया है अपने जीवन में। और मैं जितने भी 13 वालों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, ऐसा उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास बुरा किया नहीं, किसी का कुछ भी नहीं किया है, मगर उनकी सफरिंग अगर आप सुनोगे ना, आपको लगेगा यार भगवान इनके साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तो आज समझ जाना कि वो उनके कर्मा की वजह से है, और वो करंट कर्मा नहीं है, वो पास्ट लाइफ कर्मा है, पास्ट लाइफ कर्मा। तो 13 वाले जो हैं वो बेचारे अपने जीवन में बहुत कुछ झेलते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, और दूसरा मूलांक 4 बनेगा, ये भी देखो आप, 13 वालों का मूलांक भी 4 ही होगा। ठीक है, मगर यहां पर हम 4 की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम 13 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 22 वाला भी तो 4 है, 4 वाला भी 4 है, मगर 13 वाला जो था 4 है, 13 वाला जो नंबर आ रहा है वो बहुत खराब है। इसका मतलब ऐसे लोगों ने अपने पिछले जन्म में किसी की हत्या की होगी, कुछ क्रूरता भरा काम किया होगा, बेईमानी की होगी। मतलब आप इमेजिन कर लो, जो सबसे खराब काम एक इंसान कर सकता है वो 13 वालों ने अपने पिछले जन्म में किया होगा, इसीलिए इनकी ये सफरिंग है। तो उस केस में पहला सजेशन क्या है कि भैया 13 तारीख को अवॉइड कर लो। कोई नया जान, कोई नया बच्चा अगर आ रहा है तो सजेशन में 13 मत दो। हमारे देश में तो 13 नंबर का फ्लोर भी नहीं होता। ठीक है, तो उस केस में अवॉइड करो।
13 इज वन ऑफ द चैलेंजिंग नंबर और सफरिंग नेक्स्ट लेवल है। जरूरी ऐसा मत सोचो कि पैसा नहीं होगा, घर नहीं होगा, ऐसा नहीं, हर चीज पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, मगर अगर आप उनसे बात करेंगे, अभी रिसेंटली अभी मैं दोपहर में 2:30 बजे एक क्लाइंट से मिलता हूं और वो 13 तारीख को बॉर्न है, महाराष्ट्र का क्लाइंट है, मुंबई में रहता है, 13 बॉर्न। मेरा पहला सवाल उससे यही था कि सर एक बात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि हाँ सर पूछे। तो मैंने कहा सर मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में शायद आपने किसी के साथ कुछ बुरा ना भी किया हो, मगर आपने जीवन में बहुत कुछ झेला है और बहुत सारी चीजें आपके साथ अच्छी नहीं हुई हैं। तो व्यक्ति कहता है कि मिश्रा जी मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है सर, बहुत कुछ, और आज की तारीख में ऐसा कोई कष्ट या परेशानी नहीं है जो मैंने उसको झेला नहीं है, हर तरफ से। और प्रॉब्लम ये था कि 13 बॉर्न था वो तो ठीक है, मूलांक 4 भाग्यांक 8, मतलब आप सोचो वन ऑफ द डेडलिएस्ट कॉम्बिनेशन 4 and 8। तो मैं तो मतलब आप लिए 15 मिनट तो मैंने सिर्फ उसकी बात सुनी है कि मैंने कहा ठीक है जो वो कहना चाह रहा है उसको सुनते हैं, क्या कहना चाह रहा है। कई बार होता ना कि आप अपनी बात अपने कई बार अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं कह पाते हो, अपने बच्चों को नहीं कह पाते हो, फैमिली में नहीं कह पाते, बस थर्ड पर्सन को आप कह देते हो। तो कई बार जब आप इस फील्ड में आओगे ना तो आपको ऐसी ऐसी बातें लोग बताएंगे जो कहेंगे मेरी पत्नी को भी ये नहीं पता है जो मैंने आपको बता दिया है, या मेरे हस्बैंड को भी ये नहीं पता जो मैंने आपको बता दिया है। तो उस केस में हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको सीरियसली लें, सुने, और अगर दिखता है कि कुछ सॉल्यूशन हम दे सकते हैं तो देना चाहिए। क्लियर? बट द पॉइंट इज वन ऑफ द डेडलिएस्ट नंबर इज 30, वन ऑफ द डेडलिएस्ट नंबर इज 30। तो अवॉइड, अवॉइड, टोटल अवॉइड, भैया लाल रंग से सर्कल लगा दो उसमें तो ठीक है, बहुत ही खतरनाक नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कार्मिक नंबर क्या है? मैं तो ये कह रहा हूं जो मैं अगला कार्मिक नंबर बोल रहा हूं ना ही हो तुम में से किसी का अच्छा होगा ठीक है, चलिए अगला कार्मिक नंबर है नंबर 14, यानी कि 14 तारीख को अगर कोई पैदा हुआ है। अब यहां पर 14 भी एक कार्मिक नंबर है, 14 भी एक कार्मिक नंबर है, ठीक है, 1-4 का कॉम्बिनेशन है, मूलांक 5 बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मूलांक 5 बनेगा, ठीक है। मगर मैं हमेशा इस बात को मानता हूं और आप भी इस बात को एक्सपीरियंस करेंगे कि मूलांक 5 के कंपैरिजन में भाग्यांक 5 ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर आपको कंपेयर करना हो कि सर मूलांक अच्छा है 5 की भाग्यांक अच्छा है 5, तो आंसर क्या होगा? भाग्यांक अच्छा है 5, मूलांक नहीं, उतना अच्छा नहीं, ठीक है। चलो तो अब 14 तारीख को लोग पैदा हो गए हैं। अब 14 तारीख को जो लोग पैदा हुए हैं उनके साथ कार्मिक डेप्ट क्या है, उन्होंने अपने पिछले जन्म में क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से उन्हें 14 तारीख मिली है। हालांकि 14 तारीख खराब तारीख नहीं है, मगर फिर भी मैंने बोला ना कार्मिक का मतलब तो यह कि पिछले जन्म के कर्मा जो तुम्हें भुगतने हैं। अब 14 का साथ प्रॉब्लम क्या होगा कि इन्हें 14 तारीख क्यों मिली है? क्योंकि 14 वालों ने पिछले जन्म में अपनी फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया है। यानी कि अब आप ऐसे समझ लीजिए, एक टर्म आता है एब्यूज ऑफ फ्रीडम, ऐसे लिख सकते हो, एब्यूज ऑफ फ्रीडम। यानी कि एब्यूज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है, मान लो किसी व्यक्ति ने आप पे भरोसा किया, आपको आजादी दी, आपके ऊपर सवाल नहीं किए, और आपने उसी व्यक्ति के साथ गलत किया, धोखा किया। मतलब जिस व्यक्ति ने आपको आजादी दी, आपसे कहा कि जो तेरा मन करे तू कर ले, मैं तुझ पे भरोसा करता हूं, तुझे फ्रीडम देता हूं, और आपने क्या किया? उस फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया। अब इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये एग्जांपल क्या हो सकता है। मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो आपको इकोनॉमिक्स एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है। मान लो मैं क्लास में टेस्ट ले रहा हूं, ठीक है, और मैंने बच्चों को बोला कि चलो आज तुम्हारा डिमांड और सप्लाई का टेस्ट है, ठीक है। अब मैंने कहा चलो मैं तुम पे भरोसा करता हूं, तुम सब पे, मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, 1 घंटे का टेस्ट है, और मैं दूसरे वाले कमरे में बैठ के आराम से अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। तुम सारे लोग ईमानदारी से टेस्ट देना। तो मैंने क्या किया? उनको फ्रीडम दिया,
कि ठीक है आप लोग ईमानदारी से टेस्ट दे दो, जब टेस्ट हो जाए मुझे सबमिट कर देना। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं रूम से बाहर निकला और दूसरी जगह जाकर मैं अपना काम करने लगा, तो पता लगा वो सारे लोग जो बैठे थे उन्होंने इस फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया और उन्होंने चीटिंग करना शुरू कर दिया। समझ में आया? यानी कि अगर ये वही जो मैं अभी समझा रहा था कि अगर मेरे साथ या किसी के साथ अगर आपने बेईमानी की, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि कुछ चीजों को मैं आसान करने की तरफ कोशिश कर रहा हूं ताकि हमारी क्लासेस और आसान हो जाए, तो उस केस में अगर मैंने आपको फ्रीडम दी, मैंने आप पे भरोसा किया कि आप ऐसे काम नहीं करेंगे और फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये कर्मा, ये डेप्ट आपको भुगतना पड़ेगा। और फिर आप बोलेंगे भगवान मैंने तो कुछ बुरा नहीं किया, तो भगवान क्या याद दिलाएंगे, याद है नवनीत सर की क्लास, फ्रीडम दिया था उन्होंने, है ना, विश्वास किया था ना तुम पे और तुमने बेईमानी करी। तो द पॉइंट इज नंबर 14 के साथ क्या है, नंबर 14 वो नंबर है जिसको पिछले जन्म में फ्रीडम मिला था, आजादी मिली थी, लोगों ने उन पर भरोसा भी किया था कि तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, आजादी है, मगर उन्होंने उस आजादी का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनके जीवन में सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं। अब यहां पर उनको सजेशन क्या देना है, अगर आप में से कोई 14 पैदा हुआ है या फिर आपके घर में कोई 14 पैदा हुआ है, तो क्या कहना उसको, उसको बोलना है कि भैया इस जीवन में अगर कोई व्यक्ति आप पे भरोसा करे, आपको फ्रीडम दे, तो आप उस फ्रीडम की नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। आप सामने वाले को ईमानदारी से बताएंगे कि मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मगर फ्रीडम का नाजायज फायदा नहीं उठाना है। तो ये सजेशन आपको नंबर 14 को देना है। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल नंबर उतना खराब नहीं है 14, मगर ये है कि भैया जो डेप्ट है, आपने किसी के साथ बेईमानी की है, फ्रीडम का नाजायज फायदा उठाया है, तो हो सकता है इस जन्म में तुम्हें फ्रीडम ही ना मिले। ये भी हो सकता है इस जन्म में तुम्हें ऐसा फील आए कि मैं पिंजरे में बंद हूं। तो अगर ऐसी कोई फील आ रही है 14 वालों को, तो समझ लो वो कार्मिक डेप्ट ही है जो तुम्हें चाहते हुए भी बाहर नहीं निकलने दे रहा है। तुम चाह तो बहुत रहे हो कि बाहर निकल जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं, मगर वो तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो इस जन्म का प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम पिछले जन्म का है। तो सजेशन क्या है भैया, फ्रीडम का नाजायज फायदा मत उठाना, भरोसे को मत तोड़ना। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला कार्मिक नंबर आता है जो काफी खराब है, काफी खराब है, और आई होप आप में से किसी का नाम, वो नंबर है नंबर 16, यानी कि 16 तारीख। 16 तारीख भी एक एक बड़ा कार्मिक नंबर है, बड़ा डेप्थ है 16 वालों के ऊपर। मैं तो कई बार देखता हूं 16 वाले जो है ना, उनका कोई, मैंने शायद ये बात पहले कहा था कि उनका जो दुश्मन है ना, वो खुद यूनिवर्स है, खुद यूनिवर्स है 16 वालों का। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं आप मेरी बात पे यकीन करें आंख बंद करके, बिल्कुल नहीं, थोड़ा खुद भी स्टडी करो यार। 16 वालों की जिंदगी को एनालाइज करना शुरू करो, 16 वालों की, ठीक है, 16, 7 नहीं, 25 नहीं, ध्यान रखना, 16, 16 वालों की जिंदगी को एनालाइज करके देखो और उनसे एक सवाल जरूर पूछना, 16 वालों से, क्या लगता है जीवन में अकेले हो ना? सबके सामने मत पूछना, अकेले में पूछना, क्या लगता है? मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आपका 16 वाला मित्र है, आपको जान पहचान है, और वो अगर आपको ईमानदारी से बता सकता है, तो जरूर बताएगा भाई या बहन कि तूने सच कहा है, जीवन में अकेलापन खत्म ही नहीं होता। ठीक, उसके साथ साथ मैं कई बार कहता हूं कि 16 का यूनिवर्स दुश्मन है। ये अपने जीवन में जो कुछ भी काम करेंगे उसमें बाधा आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप समझ लीजिए कि इन्हें दुगनी मेहनत, तिगनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ये अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाएंगे। तो अब आप देखिए ना, जिसका यूनिवर्स ही दुश्मन है, इनके लिए प्रॉब्लम इंसान नहीं है, इंसान इनके साथ धोखा वोखा करे वो तो थोड़ा चांसेस कम है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि एक सुपर नेचुरल पावर है जो उनको सपोर्ट नहीं करती, बस यही प्रॉब्लम है।
अब सवाल ये है, हालांकि नंबर 7 के साथ तो मैं हमेशा कहता हूं रिलेशनशिप इश्यूज हैं ही, हमेशा कहता हूं मैं। तो उस केस में अब सवाल ये कि इन्होंने किया क्या है, ये इतना अकेले क्यों है। कई बार तो नंबर 16, मैं, अगर आप में से कोई है तो प्लीज, ये डराने वाली बात नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको एजुकेट कर रहा हूं। अगर आप इससे डर रहे हैं तो फिर इसका मतलब कोई मतलब नहीं बनता इसको पढ़ने का। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि नंबर 16 की, चाहे महिलाएं मुझे मिली जीवन में, चाहे पुरुष, ये अकेले ही हैं, ये अकेले ही हैं। मतलब शादी हो गई है तो भी शादी नहीं है ना, या फिर शादी हो गई है तो दोनों में से कोई एक दुनिया में नहीं है। अगर रिलेशनशिप में गए हैं तो रिलेशनशिप चलेगा नहीं, इश्यूज रहेंगे। अगर शादी नहीं चली तो डाइवोर्स में सबसे ज्यादा केसेस मैंने नंबर 7 में देखे और 16 में देखे। जहां 16 दिखता है मुझे, एक अंदर से आवाज आती है कि इस महिला या पुरुष से पूछ लूं कि तेरी शादी कैसी चल रही है। मैं बता रहा हूं 90%, 95% आंसर आपको ऐसे ही मिलेंगे। ये अकेले लोग हैं भाई। अब सवाल ये है कि इनके जीवन में प्यार की कमी क्यों है, इनके जीवन में रिलेशनशिप के इश्यूज क्यों हैं। क्या इन्होंने इस जीवन में कुछ खराब किया है ना, नहीं, इन्होंने पिछले जीवन में अपने कर्म खराब किए हैं। और जब से मैं इस न्यूमरोलॉजी फील्ड में आया हूं और मैंने पढ़ा है और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कर्मा। उससे ऊपर कुछ नहीं है, न एस्ट्रोलॉजी न न्यूमरोलॉजी, कुछ भी नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट कर्मा है। मगर सवाल ये उठता है, जब मैं ये सुनता था अलग अलग लोगों से कि कर्मा अच्छा करो, कर्मा अच्छा करो, ये सब सारा, यार ये कौन बताएगा कि कौन सा कर्मा करूं, ये भी तो कोई बताए ना, कि कर्मा तो अच्छे करूं मगर मैं क्या करूं, कर्मा अगर अच्छा करना है तो क्या करूं ऐसा मैं। इसका आंसर मुझे कोई दे नहीं पाया, इसलिए मैंने इसको पढ़ा कि मुझे ये बताओ कि मुझे, अगर मैं इस डेट को बॉर्न हूं तो मुझे कौन से कर्मा करने हैं और कौन से कर्मा नहीं करने, ये कौन बताएगा। इसके लिए या तो पढ़ना पड़ेगा या हम जैसे लोगों के पास आना पड़ेगा कि भैया हम बताएंगे कौन से कर्मा करो आप। ठीक है, आज 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 मैंने जिस क्लाइंट से बात की, वो कह रहा है सर जो आप मुझे बता रहे हैं, जो चीजें आप मुझे बता रहे हैं, मैं काफी टाइम से कर रहा हूं, मगर उस डायरेक्शन में नहीं कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में आपने मुझसे कहा। मैंने कहा आज से अपनी डाइवर्शन, जो डायरेक्शन है ना, उसको डाइवर्ट कर ले भाई। तू अच्छे काम तो कर रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं कह रहा हूं कि यहां से हटके तू इधर आ जा और यहां पे काम करना शुरू कर दे। बस मैंने इतना ही किया। तो ये कौन बताएगा कि अच्छा करना क्या है। तो इसलिए भैया पढ़ना पड़ता है, कंसल्टेशन चाहिए होती है। खैर, तो 16 वाले बेचारे, इनको कष्ट क्या है मैं बेचारा कह रहा हूं, ठीक है बेचारे यार, 16 वाले हैं बेचारे, ठीक है। उस केस में भैया इन्होंने पिछले जन्म में, इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में अपने पार्टनर को धोखा दिया है, जिनसे इनकी शादी हुई होगी या ये जिसके रिलेशनशिप में रहे होंगे, इन्होंने प्यार का मिसयूज किया है। अगर कई बार कहते हैं ना कि मतलब आपको कोई प्यार करता है, आपकी कोई कदर करता है तो उसकी वैल्यू करो। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में, और जब आप इस फील्ड में आएंगे तो मतलब आप जब सुनेंगे तो आप कई बार मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि अ, यार कैसा लोग जीवन जी रहे हैं और कैसी जिंदगी है, ठीक है। मगर द पॉइंट इज कि फिर समझ में आता है कि यार ये क्यों है ऐसा इनके साथ, ये इसके लिए तरस क्यों रहे हैं। तो 16 वाला आदमी कहे कि जीवन में प्यार नहीं है, तो उसका आंसर समझ जाना कि बेटा भगवान ने तुझे 16 पे पैदा करा है ये समझाने के लिए दुनिया को कि बेटा इन्होंने पिछले जन्म में प्यार की बड़ी बेकदरी की है, जिन्होंने इनसे प्यार किया है उन्हीं का दिल दुखाया है इन्होंने, उन्हीं का दिल दुखाया है इन्होंने, है ना। तो उस केस में आप अब क्या कर सकते हैं, मतलब नंबर 16 रिलेशनशिप का मेजर इशू वाला नंबर है, मेजर इशू वाला।
बट द पॉइंट इज, इनको सजेशन क्या देना है? क्या हम इनके पास्ट लाइफ कर्मा ठीक कर सकते हैं? नहीं, इतनी औकात नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि हम पास्ट लाइफ कर्मा ठीक कर दें। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस लाइफ में जो कर्मा कर रहे हो ना, वो ठीक कर लो। अब क्या पहला सजेशन 16 वालों को क्या देना है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फर्क नहीं पड़ता। कई बार तो मैंने देखा 16 वालों की शादी ही नहीं होती है, बहुत ट्राई करते, शादी नहीं होती, शादी चलती नहीं है। तो उस केस में क्या कहना है कि भैया जो आपके पार्टनर है ना, जिनसे आपने शादी की है, आप किन्हीं के साथ अफेयर में है, रिलेशनशिप में, उनकी कद्र करो। पहली बात, उनके साथ बदतमीजी मत करो, उन्हें धोखा मत दो, और उस केस में उनके पीठ पीछे कोई ऐसा काम मत करो जिससे उन्हें बुरा लगे, उनका दिल दुखे। ठीक है? यह भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे ना कि नंबर 16 क्यों मिला, क्योंकि पिछले जन्म में आपका पार्टनर आपसे अलग होना नहीं चाहता था, मगर आप अलग हो गए। हमेशा कई बार मुझे दिखता है कि कभी हस्बैंड की गलती होती है, कई बार वाइफ की गलती होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, मैं हमेशा इस बात को मानता हूं, मगर मुझे नहीं पता कि इस बात को लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे। बट द पॉइंट इज, मैं मानता हूं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो चलता है कि यार, कि ठीक है आप अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, मगर अगर आप शादी कर चुके हैं और आपके एक या दो बच्चे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जीवन को आप एक माता और पिता के रोल के हिसाब से निभाएं। अगर पति और पत्नी के साथ उतना मैच नहीं भी हो रहा है, हाँ ठीक है, तो उस केस में एक माता पिता का रोल निभाएं। मगर मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि नन्ही सी जान को पिता भी जरूरी है और माता भी जरूरी है, दोनों जरूरी है। तो उस केस में अगर कोशिश की जाए, ठीक है, बात की जाए, तो शायद बहुत सारे घर बच सकते हैं। ठीक है ना? बट अब मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर 16 बॉर्न अगर कोई है, तो आज से, ये वीडियो ऑब्वियसली बातें यूट्यूब पे जाएगा और मेरी बातें और भी लोग सुनेंगे, तो अगर 16 बॉर्न कोई व्यक्ति है, तो कम से कम वो रिलेशनशिप में धोखा देना बंद कर दे। जो उनसे प्यार करते हैं उनके साथ बदतमीजी करना बंद कर दे, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना बंद कर दे, उनको छोड़ के जाना बंद कर दे। इतना तो कर ही सकते हैं करंट जीवन में, ताकि भगवान अगले जीवन में फिर से 16 तारीख को पैदा ना करे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है नंबर 19। 19 तारीख भी एक कार्मिक नंबर है। हालांकि वन ऑफ द बेस्ट तारीख है पैदा होने के लिए 19, मगर वो भी एक कार्मिक नंबर है। अब द पॉइंट इज, ये कार्मिक नंबर 19 क्यों है भाई? 19 कार्मिक नंबर है, इतना अच्छा नंबर है, 109 का कॉम्बिनेशन है, कार्मिक नंबर कैसे हो गया? इन्होंने क्या कर दिया अपने जीवन में? 19 वाला जो व्यक्ति है, उसको 19 डेट इसलिए मिली है और ये कार्मिक नंबर उसके लिए इसलिए मिला है क्योंकि पिछले जन्म में ऐसा माना जाता है कि अगर आपको 19 तारीख को किसी ने पैदा किया है, या आप इस धरती पे 19 तारीख को आए हैं, तो इसका मतलब आप एक पिछले जन्म का भार लेके पैदा हुए हैं। ठीक है? अब वो भार क्या है? आपने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको ये डेट मिली है? उसका आंसर है कि आपने अपनी पिछली जिंदगी में, आप एक बड़े पावरफुल इंसान थे। जैसे पावरफुल कौन होगा? पॉलिटिशियन है, पावरफुल है ना? उसके बाद अगर किसी कंपनी का सीईओ है, एमडी है, पावरफुल है। तो मतलब आप किसी पद पे थे, आप किसी रिस्पेक्टेबल काम में थे, और आपने क्या किया है? उस पावर का दुरुपयोग किया है। आपने उस पावर का दुरुपयोग किया है, यानी कि जो व्यक्ति डिजर्विंग नहीं है उसको नौकरी दी है, और जो व्यक्ति डिजर्विंग था उसकी नौकरी आपने हटा दी है। इसका मतलब आपने अपनी पावर का, आपने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है। अब मगर मैंने आपसे बोला 19 तारीख को बॉर्न व्यक्ति अगर कामयाब नहीं है, तो उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ का सत्यानाश कर दिया है। वन ऑफ द बेस्ट तारीख है पैदा होने के लिए, 1 से 31 के बीच में सबसे अच्छी डेट 19 है।
मगर द पॉइंट इज कार्मिक तो है, क्या सजेशन देना है, और ये अपने जीवन में अच्छा हासिल करते हैं, करते हैं क्योंकि सपोर्ट करता है ना, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है 109 का। तो क्या करना है, इनको सजेशन क्या देना है, भैया जब आप अपने जीवन में ग्रो करो, जब आप अपने जीवन में आगे बढ़ो और आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी, कुछ पावर आएंगी, आप उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको जॉब देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, और कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, पक्षपात, हिंदी में बोलते हैं पक्षपात नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सजेशन हम नंबर 19 को देंगे अगर आपके पास कोई 19 वाला क्लाइंट आता है। मगर एक चीज आप उसे जरूर कहना, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ 19 है और वो कंफर्म है, एक बार भाग्यांक भी चेक कर लेना कहीं 8 ना बैठा हो। ठीक है, तो उस केस में अगर 19 डेट ऑफ बर्थ है और वो 20 साल 25 साल का लड़का है, लड़की है, तो आप उसे जरूर कहना कि बेटा अपने जीवन में आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, है ना। और उस केस में बस आपको सही डायरेक्शन में काम करना है, और अपनी पावर का जब भी ऊपर वाला आपको दे कि आप कुछ ओहदे पहुंच जाएं, आपका कोई नाम हो, कुछ भी हो, तो जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएं, प्लीज आप उसे मिसयूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो सही है उसी का साथ देंगे, और आप पक्षपात नहीं करेंगे, डिजर्विंग कैंडिडेट को आगे बढ़ाएंगे, जो सही है वही करेंगे। ठीक है, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन इज 19। मगर वही बात है, कार्मिक नंबर है तो इसका मतलब इन्होंने पिछले जन्म में कुछ गलत किया है, अपनी पावर का दुरुपयोग किया है, या कई बार ऐसा भी किया है कि पावर होते हुए भी पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, कि वो चाहते थे कि वो रोक सकते थे, है ना, रोक सकते थे वो काम, मगर उन्होंने नहीं रोका, इसीलिए भगवान ने उन्हें 19 तारीख में पैदा किया है। तो कई बार 19 वाला ये छटपटा भी सकता है कि मुझे पावर क्यों नहीं मिल रही, मुझे पावर क्यों नहीं मिल रही। अगर ये सवाल आपसे कोई 19 वाला पूछे कि मुझे पावर क्यों नहीं मिल रही, तो आप उसे कह देना हैव पेशेंस, मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, मगर आप उस पावर का, चाहे आप छोटे ओहदे पे क्यों ना हो, जो भी आपके पास पावर है उसका आप गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसीलिए हालांकि मेरा नंबर 19 बिल्कुल नहीं है, मगर मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि जो कुछ भी मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है, जब से मैंने सीखा है, मैंने इस पावर का इस्तेमाल, इन नंबर्स का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने में किया है, और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया है। यही आपको करना है। कोई भी व्यक्ति आकर मुझसे जब भी पूछता है कि सर मुझे शेयर मार्केट का जवाब चाहिए, मैं सीधा उसको बोलता हूं कि ये जुआ नहीं है, और मुझे मेरे टीचर ने मना किया है कि मैं शेयर मार्केट का कोई भी नंबर आपको नहीं बताऊं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि अच्छा होगा कि बुरा होगा, शेयर मार्केट जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, मगर कौन से नंबर पे दांव खेलना चाहिए, कौन से दिन खेलना चाहिए, कितने बजे खेलना चाहिए, ये ना मैंने आज तक कभी किसी को बताया है, और ना ही कोई अब मुझसे पूछता है, क्योंकि लगभग लगभग सारे लोग मेरे वीडियोस देख के ही आते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि गलत काम नहीं करना। कहने का मतलब ये कि जो भी पावर, और मैं बता रहा हूं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, मैं एक चीज हमेशा कहता हूं, सबसे पहले अपने आप को जान लो। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, दुनिया ठीक कर लोगे। बस दूसरों को मत जानो, अपने आप को जानो कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है, तुम्हारे अंदर क्या खराब है, जो खराब है उसे ठीक करो, और जो सही है उसको फॉलो करो। बस उसके बाद दुनिया आपकी मुट्ठी में है भाई। बस आप अपने आप को जान लीजिए। और ये जर्नी, हमारे 6 महीने की जो सफर है ना, इसमें मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप सब लोग अपने आप को जान लें कि आप खुद कौन है, और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, और आपको अपनी वीकनेस को ओवरकम कैसे करना है। बस जर्नी खत्म। ठीक है, तो ये सारे नंबर्स, उसके अलावा कोई भी और नंबर कार्मिक श्रेणी में नहीं आता है। तो 10, 13, 14, 16 और 19 यही कैटेगरीज हैं जिनको कार्मिक नंबर में दिया गया है। ठीक है, और कुछ ना कुछ अपने जीवन में इसीलिए झेलते हैं क्योंकि इनको ऊपर वाले ने नंबर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपने पेज को पलट लीजिए और आज की फिर से डेट लिखिए
14th ऑफ नवंबर 2024, 14 नवंबर 2024, 14 नवंबर 2024 इस क्लास का एक और टॉपिक है जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक जो मैं कह सकता हूं। और वो क्या है, लिखिए अपनी कॉपी में, प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। अपनी कॉपी में लिखिए प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी। यानी कि अब ये प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी क्या है? भैया प्रॉपर्टी में भी कुछ नंबर्स होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं भाई, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब प्रॉपर्टी न्यूमरोलॉजी का मतलब हुआ कि जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस ऑफिस में बैठ के आप काम कर रहे हैं, जिस जो केबिन नंबर है, मतलब जहां पर भी प्रॉपर्टी के ऊपर नंबर लिखा है, वो नंबर की वाइब्रेशन आपके जीवन में आनी ही आनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इसे माने या ना माने, या सामने वाला माने या ना माने। मैं नाम तो नहीं ले सकता, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस मेरे क्लाइंट हैं, और मैंने उनके जीवन में उनके घर के नंबर के बारे में जब बातचीत की, तो मुझे समझ में आया कि भैया ये इनके साथ ऐसा क्यों घट रहा है। पुराना वाला घर अच्छा था सर, जब से नए वाले घर में आए हैं प्रॉब्लम ज्यादा है। और ये एक ने नहीं कहा है, इसका रिवर्स भी है, इसका रिवर्स भी है। इस पुराने वाले घर में बहुत प्रॉब्लम था, ठीक है, मगर नए वाले घर में सब कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। बट द पॉइंट इज कि ऐसा कौन सा नंबर है ऐसा, और इसका मैं आपके सामने जीता जागता एग्जांपल लूं। मैंने अपने जीवन में पिछले 3 साल में एक प्रॉपर्टी में बदलाव किया है। पहले मैं कहीं और रहता था, आज मैं कहीं और रहता हूं, और मैं इस चीज को अनुभव कर पाता हूं कि प्रॉपर्टी नंबर या मकान नंबर या जहां पर भी नंबर है, उसका इस्तेमाल अगर आप अपने जीवन में बढ़ा दें तो आपको रिजल्ट्स मिलने ही मिलने हैं, मिलने ही मिलने हैं। अब सवाल यह है कि सर हमें यह कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी नंबर अच्छा है और कौन सा प्रॉपर्टी नंबर खराब है? ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से समझना, नहीं तो बहुतों को कंफ्यूजन होती है कि सर प्रॉपर्टी नंबर लें क्या, प्रॉपर्टी नंबर होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए, किसको लेंगे। अब एक सवाल किसी ने पूछा, पिन कोड मैटर करेगा क्या? ठीक है, तो पिन कोड करेगा नहीं करेगा, क्या करेगा कैसे करेगा, तो जरा यहां पर सामने फोकस करो। मैं एक नंबर लेता हूं, ठीक है, मान लो एक प्रॉपर्टी का नंबर है, ठीक है, और वो नंबर है मान लो 50/398। ये एक प्रॉपर्टी नंबर है, 50/398, ये एक प्रॉपर्टी नंबर है। ठीक है, आप ऑब्वियसली इस प्रॉपर्टी पे कोई ना कोई तो रहता ही होगा, है ना। अब सवाल यह है कि सर जब हम प्रॉपर्टी का नंबर निकाल रहे हैं तो क्या हमें ये सभी नंबर्स को ऐड करना चाहिए? ये सवाल आपके दिमाग में होगा कि जब आप प्रॉपर्टी नंबर निकाल रहे हैं तो क्या आपको ये सभी प्रॉपर्टी के नंबर ऐड करने चाहिए? आई होप आप सभी लोगों ने पिछली क्लास को ध्यान से सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, और वहां पर मैंने आपको यह समझाया था कि अपने लकी नंबर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको यह बात नहीं पता है तो जाकर उस वीडियो को दोबारा से चेक करो। अपने मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे हम अपने लकी नंबर्स निकालते हैं, और इन जनरल हम सभी का 5 नंबर लकी नंबर में आता है, चाहे मूलांक और भाग्यांक कुछ भी हो, कुछ भी हो। 5 एक ऐसा नंबर है जो किसी का भी एनिमी नहीं है, इवन ये न्यूट्रल में भी नहीं आता है। ये अगर आप लिस्ट ऊपर से नीचे उठा के देखेंगे तो 1 का भी फ्रेंड, 2 का भी फ्रेंड, 3 का भी फ्रेंड, 4 के लिए भी बढ़िया, 5 के लिए बढ़िया, 6 के लिए बढ़िया, 7 के लिए भी ठीक है, 8 के लिए भी ठीक है, 9 के लिए भी ठीक है, सबके लिए बढ़िया है। इसका मतलब अब मान लो लकी नंबर 5 है,
अब मेरा अगला सवाल कि क्या हमें ये जोड़ना है? अगर कोई व्यक्ति पूछता है सर मैं 50/398 में रह रहा हूं तो मेरा नंबर क्या होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उससे ये पूछना है कि जो 50 लिखा है क्या ये भी अनकॉमन है कि ये कॉमन है? ये पूछना है कि 50 जो लिखा है वो कॉमन है कि अनकॉमन है। तो बोलेगा नहीं सर 50 तो बहुत लोगों के लिखा है, मेरे लिए क्या है 398। तो क्या करना है? 3 + 9 + 8। अब कितना जाएगा? 9 और 3 12, 12 और 8 20। यानी कि इस प्रॉपर्टी का इंडिविजुअल नंबर क्या निकल के आया? नंबर 2। सिंगल डिजिट में लेके जाना है, ध्यान रखना, डबल डिजिट में नहीं, सिंगल डिजिट में। क्या आ रहा है? नंबर 2। अब यहां पर नंबर 2 की कंपैटिबिलिटी चेक करनी है कि मान लो, मेरी ड्राइंग से इंप्रेस मत होना प्लीज, ठीक है ना? ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है राम। अब मान लो ये राम है। अब इस राम का मूलांक और भाग्यांक हमें पता होगा, ठीक है? अब मान लो हमने राम का मूलांक लिखा, मान लो वो निकल के आया 1। हमने भाग्यांक लिखा, मान लो वो निकल के आया 5। अब ये राम आपसे सवाल करता है कि क्या मुझे ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो आप उसे आंसर क्या करेंगे? लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर 2 किसका फ्रेंड है? 1 का भी फ्रेंड है और 5 का भी फ्रेंड है। इसका मतलब नंबर 2 का घर उस व्यक्ति के लिए खराब नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब व्यक्ति ये पूछेगा कि क्या सर हमें पूरे का टोटल करना चाहिए? जवाब है हां, पूरे का भी टोटल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लो, हालांकि सबसे ज्यादा इफेक्ट तो 398 का रहेगा, मगर क्रॉस चेक करने में क्या बुराई है भाई? जब कोई प्रॉपर्टी ले ही रहे हो तो क्रॉस चेक कर लो ना। तो क्या करो? पूरे का टोटल करो। 5 + 3 + 9 + 8। अब क्या होगा? 9 3 12, 12 8 20, 5 25, 25। 25 का सिंगल डिजिट 7। अब क्या राम को ये टोटल 7 वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए? तो मैं कहूंगा नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि 1 के लिए नंबर 7 उतना अच्छा नंबर नहीं माना जाता, ठीक? बट द पॉइंट इज, अगर हम इतना डीप में जाएंगे तो शायद हम कोई प्रॉपर्टी ले ही नहीं पाएंगे। मैं तो आपको एक्सीलेंट सिचुएशन समझा रहा हूं कि एक्सीलेंट क्या होता है, कि भैया पूरे का टोटल कर लो। मगर कम से कम अगर कोई आपसे व्यक्ति सवाल पूछता है कि सर क्या मुझे 398 की प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, तो आप उसको, जो उसका जो अनकॉमन है, क्योंकि 398 क्या होगा? अनकॉमन होगा ना, क्योंकि वो उसी को मिला है और तो किसी के पास 398 नहीं है, अगले वाले के पास 399 होगा। तो जब 399 अगले वाले के पास है तो उसके पास तो 398 हुआ ना। तो 398 का टोटल किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। जो उसका मालिक होने वाला है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो मालिक पे ही पड़ता है, जिससे नाम पे प्रॉपर्टी होने वाली है। और ज्यादातर हमारे कंट्री में जो ड्यूटी बचाते हैं या टैक्स बचाते हैं, वो महिलाओं के नाम पे करवा देते हैं। तो कम से कम इतना ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस महिला के नाम पर ये प्रॉपर्टी हो रही है उसका कम से कम मूलांक और भाग्यांक तो निकाल लो। एक बार तो चेक कर लो कि जो प्रॉपर्टी उसके नाम पे तुम कर रहे हो, या उसमें जाकर वो महिला रहेगी, तुम खुद रहोगे, क्या वो प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए ठीक है? उसके अलावा अब मान लो एक और चीज, आप सोच के देखो कि क्या एक घर में सिर्फ एक ही आदमी रहता है? नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं है। एक घर में एक ही आदमी रहता है, कम से कम 4 लोग तो रहेंगे, पति पत्नी 2 बच्चे, इतना तो मान लेते हैं, ठीक? अब द पॉइंट इज, क्या इन पति पत्नी बच्चों का मूलांक भाग्यांक सेम होगा? नहीं, नहीं सेम होगा, डिफरेंट होगा। तो सर क्या इसका कोई सॉल्यूशन है कि कोई एक ऐसा नंबर बता दो जो सबके लिए अच्छा हो? इसका आंसर है नंबर 5। अगर आप अपने लिए घर ले रहे हैं या कोई व्यक्ति आपसे सलाह ले रहा है कि सर मुझे कौन सा घर लेना चाहिए, कौन सी दुकान लेनी चाहिए, दुकान में तब भी आप एक आध नंबर और देख सकते हो जो उसके लिए फेवरेबल है। मगर घर जब ले रहे हो
तो 100% कोशिश करो कि नंबर 5 के टोटल पे आना चाहिए, क्योंकि आप अकेले उसमें नहीं रहेंगे। आपके हस्बैंड रहेंगे, या तो आपकी वाइफ रहेगी, आपके बच्चे रहेंगे, आपके माता पिता भी रह सकते हैं। इन सबका मूलांक और भाग्यांक सेम नहीं है। तो इसीलिए कई बार जब नया घर आता है किसी इंसान की जिंदगी में, तो कुछ कुछ लोगों की जिंदगी को बेटर करता है, कुछ लोगों की जिंदगी को बहुत खराब करता है। आप देखिएगा, बड़ा तगड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब घर बदलता है, बहुत तगड़ा। अब द पॉइंट इज, अब मैंने क्या किया, मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाता हूं। द पॉइंट इज, जब मैंने अपने लिए पहला घर लिया, ठीक है, उस घर का टोटल आ रहा था A151, ठीक है, 151। द पॉइंट इज, अब 151 का टोटल कितना करेंगे, 1 + 5 + 1 कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक। अब जब मैंने ये घर मैंने खरीदा था अराउंड 2016 में, तब मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं अवॉइड कर लेता। अब जब मैंने घर खरीदा 151 में, टोटल किस पे आ रहा है, 7। मेरा मूलांक 1, भाग्यांक 1, कंपैटिबिलिटी चार्ट कहता है कि मेरे लिए नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8 अच्छा नहीं है। और जब जिस दिन मैं इस घर में शिफ्ट हुआ, उसके 1 महीने के अंदर अंदर मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट घटा कि मैं मरते मरते बचा, बस बच गया। और ये बात मुझे, जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी, तो मुझे समझ में आई। और आज भी अगर कभी मैं आपसे फिजिकल किसी से मिल पाया, तो मैं आपको निशान दिखाऊंगा। मेरा लेफ्ट हैंड में आज भी रॉड पड़ी है, और मेरा लेफ्ट हैंड ठीक तरीके से काम नहीं करता है। ये इंपैक्ट है नंबर के घर का, और मुझे पता नहीं था। मगर द पॉइंट इज, ऐसा नहीं कि ये नंबर मेरे लिए, घर मेरे लिए बहुत खराब था, सबके लिए खराब था, ऐसा नहीं है। वो इंपैक्ट मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर उतना नहीं था, मगर मेरे ऊपर इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा था। मगर उसके बाद मेरे जीवन में घटनाएं घटी, और मैं आगे बढ़ा। और आगे बढ़ के 2020 में मैंने इस घर को चेंज करके घर चेंज किया, और वो घर आ गया 23 पे अपने आप। थोड़ी बहुत न्यूमरोलॉजी समझ में आने लगी थी, 23 पे आ गया। 23 का टोटल किस पे जाता है, 5 पे। जब से मैं इस घर में शिफ्ट हो गया, मैंने अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। अगर ये नंबर का कमाल नहीं है, तो मुझे समझ नहीं आया कि काम तो मैं पहले भी करता था, मेहनत तो मैं पहले भी कर रहा था। इस नंबर गेम ने क्या किया, ये मैं आपको अपनी निजी जिंदगी का एग्जांपल बता रहा हूं। इस समय जिस घर में मैं रहता हूं, उस घर का टोटल 5 पे आता है। और और उसके बाद से सिर्फ मैंने नहीं, मेरे फैमिली में जितने भी लोग मेरे साथ रह रहे हैं, उन्होंने अपने अपने जीवन में वो आगे बढ़े, और उनको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। तो द पॉइंट इज, इट्स अ बिग गेम, और आप इसे हल्के में बिल्कुल ना लें। अब यहां पर एक डेडली कॉम्बिनेशन समझाता हूं। मान लो, नोट डाल के लिख लेना, अगर आप जिस घर में रह रहे हैं या फ्लैट में रह रहे हैं, मान लो फ्लैट नंबर है 107, किस पे जाएगा टोटल, 8 पे। 1 + 0 + 7 टोटल किस पे जाएगा, 8 पे। ये एड्रेस भी हो सकता है, फ्लैट नंबर भी हो सकता है। उसके अलावा कम से कम ये जो 8 का टोटल है ना, भाइयों और बहनों, ये 398 की जगह नहीं आना चाहिए, ये समझ लो। अगर स्लैश के आगे जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर स्लैश के बाद जो बिल्कुल जो तुम्हें मिला है, उसका टोटल 8 नहीं होना चाहिए। ये बात तो जनहित में जा रही है, जनहित में जा रही है, कि अगर आपके घर का टोटल 8 पे आ रहा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र रिक्वेस्ट है, कि आप इस घर को छोड़ दें जितना जल्दी हो सके। उसके साथ साथ दूसरा नंबर, अगर मान लो फ्लैट नंबर 103 है, फ्लैट नंबर 103 है, टोटल करो 1 + 0 + 3, आंसर किस पे आएगा, 4। ये दोनों वर्स्ट हैं। आपका मूलांक और भाग्यांक कुछ भी हो, कुछ भी हो,
कितना भी अच्छा मूलांक हो, कितना भी अच्छा भाग्यांक हो, मगर अगर आपके घर या फ्लैट का टोटल 8 पे या 4 पे आ रहा है तो जितना जल्दी हो आप इसे अपने जीवन से बाहर करें, वहां से निकलें। यही सजेशन है। बट द पॉइंट इज, ये तो चलो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, मगर एक चीज जो मैंने अनुभव की है कि कहीं ना कहीं एक चीज, जब मैं 4 और 8 वालों के जो घर हैं, ठीक है, वो अगर मैं देखता हूं, जब मैं उनसे बात करता हूं कि जो 4 और 8 में रह रहे हैं, तो पता 4 और 8 वाले कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि सर हम जितनी मर्जी चाहे कोशिश कर लें, हम इस घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। ये लाइन नोट कर लो और अपने तरफ भी थोड़ा रिसर्च और डेवलपमेंट शुरू कर दो। 4 और 8 वाला क्या कहता है कि सर मैं इस, और आप सोचो हमारे देश के बड़े बड़े लोग इस बात को एडमिट करते हैं मेरे साथ बैठकर कि सर आप सही कह रहे हो, जब से 44 नंबर का घर लिया है ना, तब से कलेश खत्म ही नहीं हो रहा सर। पहले सही था सब। मुझे ये समझ नहीं आता ये पहले सही कैसे था, अभी खराब क्यों हो गया? तो मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से घर छोड़ो, मगर कम से कम अगर आपका फ्लोर नंबर क्या है वो सब छोड़ दो, ये चेक करो कि इंडिविजुअल वो नंबर तुम्हें कौन सा मिला है, जो सिर्फ तुम्हें मिला है, जो किसी और के पास नहीं है। जैसे मेरा घर है 23 है, तो 23 सिर्फ मुझे मिला है और किसी को नहीं मिला है। तो अगर 23 मुझे मिला है, तो पिछले वाले को क्या मिला होगा? 22। मेरे आगे वाले को क्या मिला होगा? 24। तो 24 जाने, वो 22 जाने। अरे मैं तो 23 जानूंगा ना। तो द पॉइंट इज, फ्लोर क्या है, बिल्डिंग क्या है, वो सब छोड़ दो, साइड में करो। सबसे पहले ये चेक करो कि उस एड्रेस में तुम्हारा क्या है। अब जैसे मान लो मेरा जो 23 एड्रेस है, ऑब्लिक उससे पहले भी कुछ आता है, जैसे ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, ठीक है? ठीक है। उस केस में क्या करना है कि भैया जो ए आ रहा है जहां मैं रह रहा हूं, वो कम से कम 1000 घर होंगे जिनका ए आ रहा है, या A1 आ रहा है तो 1000 घर होंगे जिसका A1 आ रहा है। तो जब 1000 घर होंगे जिसका A1 आ रहा है, तो उसमें मैं क्या करूं? वो तो A1 सबके लिए है। तो उस केस में A1 हटा दिया मैंने, या B1 C1 जो भी हटा दिया मैंने फोकस किस पे किया? 23। सिंपल। तो द पॉइंट इज, कई बार अब ऐसा होगा कि मान लो जैसे आपको देखना है कि जो आप नंबर, आपने जो फ्लैट नंबर जो घर आप ले रहे हैं, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि नंबर के साथ कोई अल्फाबेट जुड़ा हो। ऐसा भी हो सकता है, मगर फिर कंडीशन वही है कि क्या वो अल्फाबेट सिर्फ आपको मिला है। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि मेरे घर का नंबर होता, आगे कुछ भी है, /23A, घर का नंबर होता 23A, तो क्या सर मैं ए को कंसिडर करूंगा? आंसर इज यस। अगर वो ए मुझे ही मिला है तो आंसर इज यस। अगर ए मुझे नहीं मिला है, 23A बहुतों के पास है, तो आंसर इज नो। मगर जनरली क्या होता है, जब ये स्लैश 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 लगता है ना, तो जो आखिरी स्लैश होता है ना, वही हमारा होता है। आप देखिएगा, कभी नोटिस कीजिएगा कि भैया 8 जो स्लैश, मैंने एड्रेस क्या लिखा? 50/398। तो 50 कंसिडर मत करो, कम से कम 398 तो करो। तो 398, क्योंकि वो जो घर है 50/398, वो भी मेरा ही घर है। जो एड्रेस में अभी तक आपको जितने लिखा रहा हूं सब मेरे एड्रेस है। तो उस केस में जब 50/398 कैलकुलेट किया मैंने, तो 398 मेरा है, 50 तो बहुत लोगों का है भाई। मगर हाँ, अल्फाबेट के नंबर्स क्या होंगे वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, कि हर अल्फाबेट को एक नंबर असाइन किया गया है। जैसे अगर किसी ने ए बोला, तो ए की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, जो बी है उसकी वैल्यू 2 होती है। ऐसे करके सारे अल्फाबेट्स को नंबर असाइन किए गए। मगर कम से कम मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपको मिला है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो आपको मिला है वो ही आपको कैलकुलेट करना है, बाकी नहीं। अब सवाल ये है
कि सर इन जनरल कौन सा घर अच्छा होता है, मैं आपको पक्के से कह सकता हूं, क्योंकि मैं इस बात को फील कर रहा हूं। अगर आप में से किसी के पास ये पॉसिबिलिटी है कि वो 5 नंबर के घर में शिफ्ट हो जाए, तो हो जाइए, अगर पॉसिबिलिटी है। फ्लैट नंबर 104 अगर किसी के पास है, 230 किसी के पास है, 320 किसी के पास है, तो कम से कम मैं कहूंगा 6 महीने साल भर में मौका लगे, एक बार वहां जाके देखिए, एक बार जमा के रह के देखिए, समझ में आएगा कि नंबर काम कैसे करता है। और अगर नहीं है तो उसकी कुछ रेमेडी बता देता हूं कि वो कर लेना। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा, रेमेडी तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर अपने दिमाग में ये चीज ध्यान से रख लो कि अगर जब भी मुझे मौका मिलेगा, आई विल चेंज ये फ्लैट या घर। और अगर किसी ने मेरा वीडियो देख लिया होगा, तो उसके इसमें 4 और 8 वाला घर तो बिल्कुल नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा। एक बार मुझे कश्मीर का क्लाइंट मिला था, कश्मीर में रहता था, तो उसने बोला कि सर मैंने आपका वीडियो देखा था, ठीक है, और आपने कुछ घर के बारे में बताया था, तो मैं सर उस घर को छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा हूं और ये घर रेंट पे दूंगा। तो मैंने कहा अगर उस रेंट वाले व्यक्ति ने मेरा वीडियो देख लिया ना, तो बेटा तेरा घर फ्री में भी नहीं लेगा वो। तो पॉइंट इज, अब करना क्या है, आप जरा उन लोगों से बातचीत करना शुरू करो जिनके घर का टोटल 8 और 4 पे आता है, पता करो। मैं बता रहा हूं, देश के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हिल गए हैं भाई साहब, 44 वाले घर में रह के। दिल्ली में घर है, एमपी एमएलए की बात कर रहा हूं मैं, वो हिल गए हैं। उनकी पत्नियां मुझसे कहती हैं कि आप सही कह रहे हो सर, जब से 44 नंबर में आए हैं ना, कलेश खत्म नहीं हो रहा है सर। तो द पॉइंट इज, मैंने उनको बोला रेमेडी तो मैंने दी, मैंने कहा ठीक है आप ये कर लीजिएगा, मैं लास्ट में सजेशन दिया, मैम अगर पॉसिबल हो प्लीज देख लेना आप वो। अब सवाल ये कि कौन सा नंबर अच्छा है सर, मुझे कौन से नंबर घर में जाना चाहिए। मैं बार बार क्या कहता हूं, सॉल्यूशन कहां से मिलेगा, या तो 1 से, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 6 से, खत्म। अगर कोई सवाल ये पूछता है आपसे कि मुझे सॉल्यूशन कहां से मिलेगा सर, कौन से घर में जाना चाहिए सर, तो क्या आंसर करोगे, या तो 1, या तो 3, या तो 5, या तो 6। मगर अब सामने वाला कहता है कि सर मुझे यही नहीं पता कि मैं इस दुनिया में आया कब था। ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, मुझे यही नहीं पता कि सर मैं इस दुनिया में आया कब था। सर शाम हो रही थी, बारिश हो रही थी, हल्के हल्के बादल गरज रहे थे, तब मैं पैदा हुआ था, ऐसा मम्मी बताती है, ऐसा मम्मी बताती हैं, दादी बताती थी। अब जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, उसके लिए हम सजेशन क्या देंगे, भाई और बहन नंबर 5 ले ले। जिसको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता ना, उसको नंबर 1 में मत भेज देना भाई, है ना। नंबर 3, नंबर 6, ये नंबर बहुत अच्छे हैं, मगर इकलौता नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं है। तो उस केस में अगर डेट ऑफ बर्थ किसी को नहीं भी पता है, तो क्या सजेशन दो, सर अगर पॉसिबल है तो नंबर 5 का ले लो सर, नंबर 5 का घर ले लो सर, अच्छा रहेगा सर, पूरी फैमिली के लिए अच्छा रहेगा सर। दुकान ले रहे हो, नंबर 5 पे ले लो सर, है ना, अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं पता। और अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो अकॉर्डिंगली सजेस्ट करो उसको, मगर घर का टोटल 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर घर का टोटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसके लिए है, तो आंसर क्या होगा, जिसके नाम पर वो घर है, सबसे इंपॉर्टेंट। भैया जिसके नाम पे आप रजिस्ट्री करा रहे हो, जो उस घर का मालिक है, कम से कम उसके कंपैटिबल नंबर तो चेक कर लो कि उसका मूल्यांक और भाग्यांक क्या है। आपने सिर्फ पैसे बचाने के चक्कर में नाम में करा दिया, पता लगा घर का नंबर 1 पे आ रहा है और वो भाग्यांक 8 लेके बैठा है, बेड़ा गर्क हो जाएगा उसका। उसे नहीं भेजना भाई नंबर 1 के घर में, 8 वाले को, 4 वाले को। तो भैया उस केस में सॉल्यूशन कहीं और से निकालो, 4 नंबर के ऑप्शन है ना हमारे पास, 1 3 5 6, कोई तो मिलेगा। मगर जिसको डेट ऑफ बर्थ पता ही नहीं, तो वो हमारे लिए क्या राहु, क्या केतु, क्या सूरज, क्या चंद्रमा।
वो तो सभी है, तो उसको नंबर 5 भेज दो कि 5 वाला सर मैं सजेस्ट करूंगा नंबर 5 ले लीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, तो 4 और 8 नहीं होना चाहिए। 4 नंबर लाइफ में स्ट्रगल बढ़ाता है और 8 नंबर हार्डवर्क। मोटे मोटे शब्दों में लिखो, 4 क्या बढ़ाता है? स्ट्रगल। 8 क्या बढ़ाता है? हार्डवर्क। तो भैया क्यों बढ़ाना है अपने जीवन में स्ट्रगल और हार्डवर्क? कोई जरूरत नहीं बढ़ाने की, वैसे ही ऊपर वाले ने कम दिया है क्या जो और बढ़ाना है? ठीक है। अब अब जिनकी दिल की धड़कनें थोड़ी बढ़ गई होंगी, उनकी धड़कनों को थोड़ा शांत करते हैं। अरे सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो 4 पे रह रहा हूं, 8 पे रह रहा हूं, अभी सर मैं क्या करूं? अभी तो सर, अब एक एक क्लाइंट था, आई थिंक 1-2 महीने पहले की बात है। वो क्लाइंट आया मेरे पास, कह रहा सर मिश्रा जी 2 करोड़ लगा के मैंने घर बनाया, 2 करोड़ लगा के मैंने घर बनाया, और आप कह रहे हो नंबर 8 में मत रहो सर, अभी मैं क्या करूं? ऐसे भी क्लाइंट आएंगे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा घर बनाने से पहले एक बार मुझे फोन कर लेते। बोले सर आपका वीडियो ही बाद में मिला था, घर बन गया था वीडियो बाद में मिला था। तो मैंने उनसे कहा ठीक है भाई, अब जो है वो है। तो उस केस में खास तौर से सबसे घातक 4 और 8 है, मैं बता रहा हूं, सबसे घातक 4 और 8 है। मैं एक ऐसे घर को जानता हूं, जहां मेरा पुराना फ्लैट है, वहां मैं एक ऐसे घर को जानता हूं जिसका टोटल 4 पे आता है। मेरे आंखों देखी बात बता रहा हूं आपको। जिस घर का टोटल 4 पे आता है वो मेरे साथ वाला ही फ्लैट है। मेरा फ्लैट नंबर 104 है और वो फ्लैट नंबर 103 है। ठीक है। उस घर में सीलन की समस्या पता नहीं कहां से है, मगर है, और वो सॉर्ट ही नहीं होने को दे रही। मतलब इतना उपचार करा लिया है उस आदमी ने, इतना पैसा खर्च कर लिया है, मगर वो सीलन की समस्या, पानी टपकता है, कहां से टपकता है पता ही नहीं। एक बार याद करो, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि नंबर 4 की परेशानियां डॉक्टर समझ नहीं पाता है। यही सेम सिचुएशन मैंने घर में देखी है। सर पानी आ रहा है, सीलन आ रही है, कहां से आ रही है पता ही नहीं सर। तो द पॉइंट इज, मेरे पड़ोस और उसी फ्लैट में मैं रहता था, उसके पड़ोस वाले का यही स्टेटमेंट था कि प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा। मगर वही बात, अभी थोड़ा सा मुझे लगता है भाई, जब तक आदमी कंसल्टेशन ना मांगे नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। जब वो लगेगा कि नवनीत सर के पास चले जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछ लेना चाहिए कौन सा घर कौन सा नहीं, उस दिन बता देंगे सर। फ्री में ज्ञान क्यों बांटना है, फ्री में किसी को क्यों बताना है? ठीक है। तो क्या करना है, आप 4 और 8 वालों टेंशन में आ गए, टेंशन कैसे दूर कर सकते हो? सबसे पहला, अगर मेरा बस चलता तो मैं 4 और 8 वालों को बोलता, जिनका फ्लैट नंबर 4 और 8 पे आ रहा है, वो अपने फ्लैट के जो नेम प्लेट है ना सजा सजा के तुमने 8 लिखा है, उसे उतार दो। सबसे पहला सजेशन, कि जहां पर भी 8 नंबर आ रहा है नेम प्लेट में, उसे भैया उतार के साइड में रख दो। अब आदमी कहेगा कि सर मुझे लोग कैसे ढूंढेंगे सर, मेरे घर में कैसे आएंगे लोग सर? अबे तुम प्रधानमंत्री हो क्या? हैं? ये राष्ट्रपति हो कहीं के, जो तुमसे मिलने आ रहे बराक ओबामा? ऐसा तो है नहीं ना। अरे जो आएगा फोन कर लेगा यार। सिंपल। अरे कोई अपार्टमेंट का नाम दे दे यार, जरूरी 8 नंबर देना भाई अपना। पता नहीं, मुझे नहीं पता, हो सकता है इस दिन डोनाल्ड ट्रंप भी आ सकते हैं कंसल्टेशन के लिए मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है, अगर उन्हें हिंदी समझ में आती होगी तो आ सकते हैं, है ना? अभी वो डोनाल्ड ट्रंप है यार। अगर वो मुझसे पूछते कि नवनीत सर मुझे कौन सा टावर लेना चाहिए, कौन सा टावर नहीं खरीदना चाहिए, तो मैं कहूंगा सर 8 वाला मत लेना सर, मैं इतने कहूंगा 4 वाला मत लेना सर, है ना? तो अपन डोनाल्ड ट्रंप तो है नहीं, तो कम से कम अगर तुम नंबर हटा भी दोगे तो उसमें क्या बिगड़ जाएगा? पहली चीज, है ना? अब बोलेगा सर फिर भी कोई और ऑप्शन, बोलेगा, पक्का बोलेगा सर कोई और ऑप्शन, तो क्या देना है? उसको बोलो अच्छा एक काम करो, नंबर हटा दो, ठीक है, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा नाम देता हूं घर का, वो लगा लो। नाम से तो घर आदत में आ जाएगा ना लोग, वो लगा लो। अभी नाम कैसे बनाना वो आगे सिखाऊंगा मैं, मगर नाम दे दो ना, घर का कोई अच्छा नाम।
एक और चीज एक और क्लाइंट मुझसे क्या कहता है कि सर मेरा घर ना, मैंने घर बहुत अच्छा बनाया सर, मैंने अपना घर का नाम ना सर रामायण रखा है सर। क्या रखा है? रामायण। मैंने कहा ऑसम सर, ऑसम। बोले सर मैंने कहीं पढ़ा था कि घर के नाम को ना भगवान के नाम से जोड़ना चाहिए सर। मैंने अच्छा, मैंने कहा भगवान प्रकट हुए नहीं हुए ये बताओ पहले। कि भगवान के नाम पे तुमने नाम रख लिया, भगवान को प्रकट हो जाना चाहिए कि तुमने मेरा घर ले लिया, मैं कह रहा हूं, है ना? तो मैंने उससे सवाल पूछा, एक सिंपल सवाल पूछा। मैंने कहा एक बात बताओ, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है? तो 2 मिनट उसने सोचा, बोला सर सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही, सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी है। क्या मुकेश अंबानी के घर का नाम रामायण है? सोच के देखो, क्या मुकेश अंबानी के घर का नाम रामायण या महाभारत है? नहीं है ना। क्या नाम है? एंटीलिया। क्या नाम है? एंटीलिया। अब अगर एंटीलिया उसका नाम है तो क्या लगता है मुकेश अंबानी एक न्यूमरोलॉजिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकता? क्या लगता है, अफोर्ड कर सकता कि नहीं कर सकता? कर ही सकता है। उस केस में उस न्यूमरोलॉजिस्ट ने भैया मुकेश अंबानी को क्यों नहीं कहा कि अपने घर का नाम गीता रख लो, सुनीता रख लो, है, सूपनखा रख लो, रावण रख लो? क्यों नहीं कहा? कुछ तो लॉजिक होगा ना। कभी भी घर का नाम भगवान के नाम पर या इस तरीके की चीजों पे ना ही रखे तो अच्छा। क्यों? मैंने बार बार इस बात को कहता हूं, भगवान का नाम या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनका नाम बहुत पवित्र है। उसे आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में ही रहने दें, अच्छा है। घर में मत लाएं, क्योंकि घर में कई बार आपके साथ आपकी जबान से आपके कर्मों से कुछ ऐसा होता है जो अच्छा नहीं लगेगा शायद। और आपको पता है, अभी रिसेंटली मैंने एक नाम को स्टडी किया, एक नाम था गणेश, मेरा क्लाइंट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट नेम जो हिंदू धर्म में है। अगर जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो पहली बात तो मैंने सजेशन दिया कि सर ये भगवान का नाम नहीं होना चाहिए। दूसरा, मैंने कहा सर आपको पता है जो गणेश आप इंग्लिश में इतने सालों से लिख रहे हो वो क्या इंपैक्ट डाल रहा है आपके जीवन पे? तो उसको समझाया मैंने कि ये सही नहीं है। तो क्लाइंट को बोलो कि अच्छा नाम रखो, लोटस रखना है रखो, एप्पल रखना है, गुआवा रखना है चलेगा, चेरी रखना है चलेगा, ठीक है, मगर ये रामायण महाभारत नहीं चलेगा, ये गीता सीता सुनीता नहीं चलेगा। ठीक है? तो पहला सजेशन कि अच्छा नाम दो, नंबर हटाओ नाम दे दो, अगर 4 और 8 पे तुम बैठे हो। अब मान लो घर का नंबर 44 है, कह रहा सर मैं तो नाम नहीं चेंज करूंगा, नंबर यही है, मैं तो 44 लिख के ही मानूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या करो, उसको बोलो अपने उस 44 जो तुझे इतना प्यारा है ना, उस 44 के ऊपर सेलो टेप लगा दे भाई। इतना कह दो, तू 44 दिखा, कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम उस 44 के ऊपर सेलो टेप लगा दे भाई। इतना कर दे तो इतना मान जाएगा। सेलो टेप ट्रांसपेरेंट होती है तो लगा दो, इतना कर लो। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर मान लो एक नंबर अच्छा है एक नंबर खराब है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें तो मान लो जो 2 है वो 7 है, या अगर 1 है 7 है, 17 आ रहा है, 1 7 आ रहा है, 17 8 पे जाएगा। तो क्या करो, 7 पे टेप लगा दो, 1 को वैसे ही रहने दो, ऐसा कर लो। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन है, मगर मैंने आपसे क्या कहा, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन है। या तो आप अपने घर का नामकरण करवा लो, पहली चीज, या तो उस घर को छोड़ दो। दो ही ऑप्शन है। ये ऐसा नहीं मैं कह रहा ये चीजें काम नहीं करेंगी, टेप लगाने से असर नहीं दिखेगा, दिखेगा, मगर मैंने मैंने अभी तक जो असर देखा है ना, वो आदमी छोड़ के दूसरे घर में गया है तो ही अच्छा असर दिखा है। तो पॉसिबिलिटी अगर है तो कर लो, नहीं रह सकते तो कम से कम अच्छा नाम रख लो उसका, और उस नाम से बुलाओ उसको। ठीक है, मगर वो नाम भगवान के नाम पे नहीं होना चाहिए।
मान लो अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं रेंट पे रहता हूं सर, किराए पे रहता हूं, अभी क्या करूं? उसके लिए तो बेस्ट है, जो किराए में रहता है उसके लिए तो बेस्ट है कि अगर कोई किराए में कह रह रहा है तो भैया वो तो घर चेंज कर ही सकता है। तो जब भी वो घर चेंज करे तो जो रेंट एग्रीमेंट मकान मालिक के साथ बनवाए ना, तो जिसके नाम पर रेंट एग्रीमेंट बन रहा है उसके मूलांक और भाग्यांक के बेसिस पे वो घर का नंबर कंपैटिबल होना चाहिए। जिसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट बन रहा है, जिसके नाम पे रेंट एग्रीमेंट बन रहा है उसके मूलांक और भाग्यांक को कैलकुलेट कर लो, उसका नंबर कंपैटिबल होना चाहिए। कम से कम अगर मान लो फ्रेंड लिस्ट में नहीं आ रहा है तो कम से कम भाग्यांक जो है उससे तो कंपैटिबल हो। मूलांक के साथ न्यूट्रल हो तो भी चलेगा, मगर भाग्यांक के साथ तो कंपैटिबल हो। इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ही है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और पॉइंट। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बच्चों के नाम बनाए। ठीक है, नाम बनाने में क्या होता है कि पहले नाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला अल्फाबेट होता है, पहला अल्फाबेट। और यहां पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है और वो अभी छोटा है, उसका नाम नहीं है, तो कोशिश कीजिए उसका नाम DMT F और P से मत शुरू कीजिए। D फॉर डोंकी, M फॉर मोंकी, T फॉर टाइगर, F फॉर फिश और P फॉर पैरट। इनसे नाम मत शुरू कीजिए, ठीक है? अच्छा, अभी रिसेंटली जब मैं नाम बना रहा था एक एक बच्चे का, तो माता पिता होते ही हैं, यूट्यूब वीडियोस देख के आते ही हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। तो कई बार वो आपसे सवाल करते हैं, सर मैंने तो ऐसा देखा था, मैंने ऐसा देखा था। उस केस में आपको उनकी बात नहीं सुननी है। आपको जो मैंने पढ़ाया है, जो चीजें मैंने आपको डिस्कस की है, उसकी बेसिस पे ये कैलकुलेशन करना है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप इसे ढंग से पढ़ लें तो आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के कह सकते हैं कि बेटा ऐसा है, किसी और को बनाना, हमें नहीं। मैं इतना यकीन से कह सकता हूं, पूरे पक्के दावे से कह सकता हूं। अगर आप इन नोट्स को ढंग से लिख रहे हैं और इसको ढंग से पढ़ रहे हैं तो आप दावे से कह सकते हैं कि भाई तेरे जीवन में ये है, तू मान या ना मान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगर फ्लैट में ओनर नहीं रह रहा तो भैया जिसने किराया दिया होगा उसके नाम पे एग्रीमेंट होगा, तो उसको देखो, उसका कंपेटेबल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि नाम में पहला लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बारे में चर्चा में आगे बहुत आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो नाम नहीं आएगा, बहुत आगे आएगा। मगर उस केस में उस बंदे ने मुझे बोला कि सर मैंने कहीं सुना था कि इस लेटर पे नाम दे सकते हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर ऐसा है, ये यूट्यूब का ज्ञान मेरे सामने दो मत। ठीक है, वो सब मार्केटिंग है और मुझे उसको सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने कहा सर अगर आपको यकीन ना हो तो अभी अपना एक सर्टिफिकेट भेज देता हूं, अभी मैंने हफ्ता 10 दिन पहले ही कोर्स और किया है। तो यूट्यूब का ज्ञान मुझे दो मत। अगर आपको सही लगता है, अगर आप उस पर भरोसा करते हैं, तो मैं नाम बनाऊं, नहीं तो पैसे वापस भेज देता हूं। और पता नहीं, मेरा एक इंट्यूशन है, मैंने कहा एक बार चेक करते इसका इसका खुद का मूल्यांक क्या है। पता क्या निकला? नंबर 4। नंबर 4। मैं ऐसे ही थोड़ी कहता हूं, द पॉइंट इज, अब उसने मान भी लिया, हाँ सर, नहीं सर आप खुद ही करो। तो द पॉइंट इज कि भैया या तो आप सरेंडर कर दो या खुद पढ़ लो। ये बीच की सिचुएशन बहुत खराब है, ये आधा आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब है। और मैंने आप किसी को नहीं बोला कि जनवरी फरवरी से पहले कंसल्टेशन करना, किसी को कंसल्टेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि करोगे तो मुंह की खाओगे। और इस हमारी कंट्री है, दुनिया के किसी भी कोने में एक चीज बड़ी कॉमन है भाई साहब, आप किसी के साथ अच्छा कर दो, वो पब्लिक कभी नहीं होगा। आप एक बार किसी का बुरा करके देखो, तो कम से कम 1 करोड़ लोगों को पता होगा कि आपने गलत किया है। कि हम सबकी मेंटेलिटी है भाई, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। तो उस केस में भैया जब तक आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती, आप कंसल्टेशन लेना बंद कर दीजिए। कोई किसी को ज्ञान नहीं देगा। वो कहेगा सर अभी हम लर्निंग स्टेज में हैं, हम पढ़ लें। एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद जीवन में जो करना करिए, कौन मना कर रहा है? मगर कम से कम जब आप घर के नाम में ध्यान दीजिएगा,
घर का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं अपनी अपनी जिंदगी के अनुभव से आपको बता रहा हूं। घर का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली मत लेना। अगला पॉइंट, आगे बढ़ते, अगली हेडिंग लिखो, व्हीकल न्यूमरोलॉजी। यानी अब आप अगर गाड़ी खरीदने जाते हैं, या घर तो बता दिया मैंने, गाड़ी खरीदने जाते हैं, गाड़ी के केस में क्या करना है, एग्जांपल समझाता हूं, ऐसे शायद समझना मुश्किल होगा। रुको, सबसे पहले कॉपी में लिखो कि ब्लेसिंग के लिए कौन से नंबर है हमेशा, 1356, हमेशा 1356। जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है घर के केस में, वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है गाड़ी के केस में, बाइक के केस में, स्कूटी के केस में। यानी कि हम सब, या तो कोई कार चलाता होगा, या कोई बाइक चलाता होगा, कोई स्कूटी चलाता होगा, घर में भी लोग होंगे, वो भी कुछ ना कुछ चलाते होंगे, है ना। तो अब पॉइंट है कि भाई सर मैं कार खरीद रहा हूं या बाइक खरीद रहा हूं, या किसी बच्चे को कार या बाइक दे रहा हूं, तो उस समय मैं किस चीज पे ध्यान रखूं। अब यहां पर चेक करते हैं कि सर ये कैसे देखना है। एक सेकंड दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं ये एडवांस में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये यहीं पे शुरू, यहीं पे खत्म है, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं है। ध्यान से देखो, अब एक गाड़ी का नंबर लेते हैं, DL9CAE3128, ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है। ये दिल्ली का नंबर है, दिल्ली में गाड़ी का नंबर ऐसे ही होता है, DL9CAE3128। अब इस गाड़ी को अगर मान लो मुझे खरीदना है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपना मूलांक देखूंगा और अपना भाग्यांक देखूंगा, ठीक है। अब मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि सेम होने से कैलकुलेशन थोड़ी कम होती है, ठीक है। अब इस गाड़ी के नंबर में क्या सर मुझे ये टोटल नंबर देखना चाहिए, पहला सवाल। पहला सवाल ये होगा कि सर मैं गाड़ी ले रहा हूं, बाइक ले रहा हूं, घोड़ा गधा खच्चर कुछ भी खरीद रहा हूं सॉरी, ठीक है। बट द पॉइंट इज जिस पे नंबर अप्लाई हो रहा है ना, तो क्या मुझे ये पूरा नंबर देखना चाहिए? आंसर इज नो। नो, नहीं देखना। क्यों नहीं देखना, सवाल ये है, आपके दिमाग में आना चाहिए, सर पूरा नंबर क्यों नहीं देखना सर, ये तो गलत बात हो गई सर, है ना। अब मुझे बताओ, यहां पर जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरा उनसे सवाल है, जितने भी लोग दिल्ली में रहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी दिल्ली में रहता हूं, तो जितने लोग दिल्ली में रहते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि क्या हमारी हैसियत है कि गाड़ी नंबर से हम डीएल हटा दें? कोई मानेगा इस बात को, कि क्या हमारी ये हैसियत है कि हम गाड़ी के नंबर से डीएल हटा दें? हम केजरीवाल साहब को फोन करें, केजरीवाल साहब ऐसा है, मेरी गाड़ी से डीएल नंबर हटा दो, मैं आज के बाद डीएल नंबर यूज नहीं करूंगा सर। हैसियत है? नहीं है ना। अगर मान लो आप में से कोई यूपी में रहता है, तो मान लो यूपी लिखा है पहले, तो क्या हम सब में किसी के पास हैसियत है यूपी हटा दे? नहीं है। अरे जब वो हैसियत ही नहीं है, तो क्यों घुस रहे हो उसमें? जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं? आंसर ये, क्या कर सकते हैं भैया, कम से कम ये लास्ट के 4 डिजिट पे फोकस कर सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं। अब दिल्ली में जो लोग रह रहे होंगे, वो कहेंगे सर हमारी किस्मत में तो ये भी नहीं है, लास्ट के 4 डिजिट भी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में आपको नंबर सीधा लॉटरी या उसके हिसाब से मिलता है, जिस दिन गाड़ी आप लेने जाएं, टैक्स भरें, उससे पहले नंबर आ जाएगा और आपको वही नंबर लेना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अब क्योंकि भैया न्यूमेरोलॉजी जो है ना, वो इतना ट्रेंड में है कि दिल्ली गवर्नमेंट की एक एप्लीकेशन है परिवाहन करके, ये मुझे अभी इसलिए याद है क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली अपनी गाड़ी चेंज की है। तो परिवाहन करके एक एप्लीकेशन है, शायद बाकी स्टेट्स में भी अप्लाई होता होगा, ठीक है। वहां पर जाकर आप नंबर के लिए 25,000 रुपए पे करें, 50,000 रुपए पे करें, 1 लाख रुपए पे करें, तब जाके आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर मिलते हैं। ये पहले नहीं था। जब मैंने अपनी गाड़ी 2015 में खरीदी थी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मुझे पता नहीं था, और शायद कुछ स्टेट्स में मिल भी जाता है अपनी पसंद का नंबर, दिल्ली में नहीं मिलता। अब हम क्या लड़े जाके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कि मैं 3128 नहीं लूंगा, मुझे नंबर नहीं चाहिए? भाई जब जो हैसियत नहीं है वो नहीं है ना। या तो भाई किसी के पिताजी या माताजी प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, तो शायद हो सकता है,
मगर हम जैसे जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए तो बस की बात नहीं है। हम तो बस ऊपर वालों से दुआ ही कर सकते हैं कि प्रभु अच्छा नंबर दिला देना, या 25-50 हजार खर्च करने पड़ेंगे, है ना। तो द पॉइंट इज, अब ये गाड़ी का नंबर भैया इधर अपने को फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा कहते हैं ना कि हैसियत से बाहर है, तो फोकस नहीं करना है। कहां फोकस करना है? 3128 पे जोड़ते हैं, क्या आ रहा है? 3+1+2+8, तो 3 और +1 कितना हो गया? 4 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया? 6 हो गया। 6 और +8 कितना हो गया? 6 8 कितना होता है? 14 हो गया। अरे क्या बात है यार, ये तो 14 का 5 है। जिस नंबर को मैं खराब कह रहा था वो तो बहुत अच्छा नंबर है। क्या मुझे ये नंबर लेना चाहिए? क्या कहता है आपका दिमाग, क्या कहता है? मूलांक भाग्यांक 1 है, नंबर लेना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि मेरे भाग्यांक से भी नंबर 5 कंपैटिबल है और मेरे मूलांक से भी नंबर 5 कंपैटिबल है। इसका मतलब आशीर्वाद कहां से लेना है? 1 3 5 6, रट्टा मार लो, रट्टा मार लो, चाहे घर गाड़ी मकान दुकान कुछ भी, सारे आंसर्स आपको 1 3 5 6 देगा और कोई नहीं देगा। 1 3 5 6। अब ये जब ये गाड़ी मैंने खरीदी थी, ये 2015 की गाड़ी है मेरी, मुझे नहीं पता था कि बाय डिफॉल्ट ऊपर वाले ने मुझे नंबर 5 दिया है। मगर आगे बढ़ते हैं, अब न्यूमरोलॉजी पढ़ी, और द बेस्ट पार्ट, ये गाड़ी का नंबर 5 पे भी था, और ये गाड़ी का कलर क्या था? व्हाइट। अब बताओ, व्हाइट कलर कौन से नंबर से जाता है? नंबर 6। व्हाइट का कलर कौन सा है? नंबर 6। इसका मतलब गाड़ी का कलर भी मेरे मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल है, उसका नंबर भी मेरे मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल है। ठीक ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक ऐसे आपको निकालना है। तो कल को अगर कोई ये सवाल पूछेगा कि, और आपको पता है इस बात के पैसे मिलते हैं, यकीन मानिए, इस बात के पैसे मैंने क्लाइंट से लिए हैं, क्लाइंट ने दिया है। वो ये पूछता है, सर मुझे गाड़ी का कलर कौन सा लेना चाहिए? मैं कहता हूं पहले अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर, तब बात करेंगे, उससे पहले फालतू नहीं, इतना टाइम नहीं है फालतू करूं मैं। वो भेजता है पैसा, मैं बताता हूं ये कलर होना चाहिए, आपको भी वही करना है। यानी आप इनके कलर्स क्या हैं याद होने चाहिए आप लोगों को। नंबर 1 का कलर क्या है? ऑरेंज। नंबर 3 का कलर क्या है? येलो। नंबर 5 का कलर क्या है? ग्रीन। नंबर 6 का कलर क्या है? व्हाइट या पिंक। तो द पॉइंट इज, अभी अपन पिंक गाड़ी तो नहीं ले सकते ना, पॉसिबल नहीं है। व्हाइट तो ले सकते हैं ना, ठीक है। ग्रीन, आप यकीन मानिए आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने अपनी गाड़ी ग्रीन बनाना शुरू कर दिया है। दैट इज द इंपैक्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। गाड़ी ग्रीन आती है, आपको मिलेगी। तो द पॉइंट इज कि कलर भी अपनी मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से, और गाड़ी का नंबर भी। अब इसमें एक ट्विस्ट है, अभी तो मैंने समझाया, ये वाला क्लियर हुआ। पीछे वाले 6 नंबर से मतलब नहीं, अभी जब अब चेंज कर ही नहीं सकते, अभी क्या करें? तो छोड़ दो उसको, मत काउंट करो। कम से कम वो लास्ट के 4 पे तो फोकस करो, वो इंपॉर्टेंट है। उनका टोटल 1 3 5 6, ठीक है। या आपके जो भी बेस्ट नंबर उस पे जाना चाहिए, गाड़ी का कलर बेस्ट नंबर पे जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस ध्यान से समझना, हम ये दोबारा कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो अब एक गाड़ी आती है जिसका नंबर है DL9CBG0617। इसमें अपने को यहां पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे एरिया से बाहर है। अपने को कहां फोकस करना है? 0617, इसे वर्क करना है। अब अगर 0617 है तो सबसे पहले टोटल करते हैं, जीरो तो लेते नहीं है, तो 6+1+7 कितना आएगा? 6+1 7 7 7 14। क्या बात है, जो गाड़ी का नंबर लिख रहा हूं वो 14 के 5 पे ही आ रहा है। अरे ऐसा कैसे हो गया सांभा, 14 के 5 पे ही आ गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि नवनीत जी ने न्यूमरोलॉजी लगाई है ना इसमें। 0617 ये मेरी करंट गाड़ी का नंबर है। अब इसका कंपैरिजन अगर मैं 3128 से करूं, वो भी 14 का 5 ही है। उससे मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं पता थी, मगर ऊपर वाले ने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी बहुत अच्छी चली, और उसको 10 साल चलाकर जब मैंने सेल आउट किया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इवन आप सोचिए, जो गाड़ी चलाते हैं उनको पता होगा, उसकी क्लच प्लेट नहीं बदली थी। आप सोचिए, क्लच तक ठीक था। 10 साल चलाई मैंने वो गाड़ी। मगर दिल्ली में रूल है 15 साल से ज्यादा नहीं चलेगा पेट्रोल गाड़ी, तो मैंने उसको सेल आउट कर दिया। अब जब मैंने ये गाड़ी खरीदी तो उससे मुझे न्यूमरोलॉजी का इनफ ज्ञान था
अब आपको वो ज्ञान में समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर हमें कंपैरिजन करना हो कि 3128 अच्छा है कि 0617 अच्छा है, तो द बेस्ट पार्ट इज सर 0617 ज्यादा अच्छा नंबर है इन कंपैरिजन टू 3128। अब ऐसा कैसे सर, सबका टोटल क्या आ रहा है, 14 का 5 ही आ रहा है सर, ये क्या बात कर रहे हो सर, नशे में बैठे हो गया सर? नहीं भाई, नशे में नहीं हूं, बिल्कुल होश में हूं मैं। ठीक है, अगर आप इस नंबर को, नीचे वाले नंबर को फोकस करें, तो पहली पेयरिंग क्या है 31, और दूसरी पेयरिंग क्या है 28। पेयरिंग का मतलब तो दो ही नंबर होते हैं ना, कोई तो नहीं सोचा पेयरिंग का मतलब 4 नंबर होता है ऐसा तो नहीं सोचा ना। ठीक है, तो पेयरिंग में पहला नंबर क्या है 31, दूसरा नंबर क्या है 28। अगर हम इसमें कंपैरिजन करें तो 31 के कंपैरिजन में 28 क्या है, छोटा है। 31 के कंपैरिजन में 28 क्या है, छोटा है। इसका मतलब 31 इज ग्रेटर देन 28। दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दुनिया में दो लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टर से और एक टीचर से, और कहीं अगर फंस जाओ तो वकील से। क्लियर हो रहा है? 31 बड़ा है ना 28 से, बड़ा है ना। इसका मतलब वो गाड़ी का नंबर अच्छा नहीं माना जाएगा जिसका पहला डिजिट बड़ा है और दूसरा डिजिट छोटा है। हालांकि अगर आप देखो 06173128 सारा 14 का 5 है, सारा 14 का 5 है। दोनों कंपैटिबल नंबर है मेरे लिए और सबके लिए। 5 तो ऐसा नंबर सबके लिए कंपैटिबल है। मगर उस केस में अगर आप इसको देखो, यहां पर हम पेयरिंग करते हैं, गाड़ी का नंबर क्या है 0617, पहला पेयर क्या जाएगा 06, दूसरा पेयर क्या जाएगा 17। इसका मतलब मेरे आंखों के तारों, ये बढ़ते क्रम में है कि नहीं है? समझ में आया? 06 की पेयरिंग क्या है, छोटी। 17 की पेयरिंग क्या है, बड़ी। इसका मतलब गाड़ी का नंबर टोटल 5, वो तो लिया ही लिया मैंने, मगर इस बात पे भी ध्यान दिया कि जो पेयरिंग है पहली वाली वो छोटी होनी चाहिए और दूसरी पेयरिंग बड़ी होनी चाहिए। कोई डाउट होगा तो लूंगा मैं क्लास में, टेंशन नहीं। मगर ये याद रख लो, मैंने आपको दो गाड़ी के नंबर सिखाए हैं, यानी कि जब आप अपनी नई गाड़ी प्लान करें तो आपको जो भी चलाएगा, ये याद रख लो, गाड़ी किसी के नाम भी कर दो फर्क नहीं पड़ता है, मगर जो गाड़ी चलाएगा उसका मूलांक भाग्यांक जरूर चेक कर लेना। और एक गाड़ी का टोटल 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। लास्ट के 4 डिजिट का टोटल, जैसे 06173128, ऐसी और भी होगा 44791920, बहुत सारे नंबर होंगे, उनका टोटल 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए। और जो गाड़ी चला रहा है उस गाड़ी का जो मालिक है, वो चलाए ना चलाए फर्क नहीं पड़ता, मगर जो चला रहा है व्यक्ति रेगुलर बेसिस पे, उसके मूलांक और भाग्यांक के साथ गाड़ी का टोटल मैच करना चाहिए। गाड़ी के दो पेयरिंग होंगे, इंडिया में 4 ही नंबर होते हैं गाड़ी के, 5-6 नंबर तो है नहीं, 4 ही होते हैं। तो दो पेयरिंग में बांट दो उसको, पहली पेयरिंग छोटी होनी चाहिए और दूसरी पेयरिंग बड़ी होनी चाहिए, यानी कि आपका नंबर बढ़ते क्रम में, यानी अंग्रेजी में बोले तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। द पॉइंट इज टोटल 5 पे 6 पे 7 पे आना चाहिए। सर इफ इट इज 7080 कोई दिक्कत नहीं है, 7080 है तो 7 + 8, 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया ना, 15 का 6 हो गया। अब चेक कर लो, 6 जो है वो आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपेटेबल होना चाहिए। इफ समवन मूलांक इज 3 कैन ही गो विद नंबर टोटलिंग 6? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है भैया, बेस्ट कॉम्बिनेशन तो यही है ना, ताकि मूलांक और भाग्यांक से कंपेटेबल हो। मगर कई बार क्या होता है, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अभी 6107 6 1 7 7 7 14, ठीक है, 14 का 5 आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया। मगर क्या ये उतना अच्छा नंबर है? नहीं, क्योंकि 61 की कंपैटिबिलिटी जो कंपाउंड नंबर है 61 आ रहा है, बाद में क्या है 7 हो जा रहा है, तो घटते क्रम में है ना। और जिंदगी में हमें कोई चीज घटानी नहीं है भाई, बढ़ानी है, क्योंकि अच्छी चीजें है ना, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, कहीं भी लगा दो कुछ भी वैल्यू नहीं जीरो। ठीक है, तो जीरो को हटा के ऐड करना है, ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है। कलर आपको पता होगा, हर नंबर के कलर मैंने लिखाए हैं। अब मान लो कोई व्यक्ति ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर अभी 4 और 8 आ जाए तो क्या करें सर, अब तो क्लास हमने बाद में ज्वाइन करी, गाड़ी पहले ले ली, ये तो मुझसे भी पूछोगे। ठीक है, तो सवाल कुछ अलग नहीं है सवाल वही है। ठीक है, क्या करोगे?
भैया वो 4 और 8 वाले नंबर की जो गाड़ी है उस पर टेप लगाओ, सिंपल, सेलो टेप लगाओ। अब मैं बोलूं कि आप एक काम करो, तुम अपना नंबर प्लेट निकाल के वहां गाड़ी पे नाम लिख दो, तुरंत आपसे पुलिस वाला, भाई साहब इधर आना जरा गाड़ी का नंबर पे नाम लिख के घूम रहे हो हैं? अच्छा बेटा तुम पर्ची कटाओ पहले अपनी। तो भैया ये बेवकूफी नहीं करनी है, ठीक है? उस पे क्या करो, टेप लगा दो, टेप लगा दो, ठीक है? और अगर किसी नंबर को छुपा के अच्छा नंबर निकल के आ रहा है, तो जो अच्छा नंबर है उसको दिखने दो, बाकी पे टेप लगा दो। टेप कौन सी लगानी है? ट्रांसपेरेंट, काली मत लगा देना भाई, चालान हो जाएगा, प्लीज। काली मत लगा देना। सर आपने बोला था ना लाल टेप लगाना, काला टेप लगा दिया सर, बिंदास सर, पूरा नंबर प्लेट छाप दिया सर। कुछ तो ऐसे ऐसे है, मुझे मैसेज करके था, सर आपने बोला था ना वो फेंकने के लिए अपना नंबर प्लेट, सारा फेंक आया हूं सर मैं अपने घर से बाहर। मैंने कहा घर का नंबर प्लेट तो तुम फेंक आए हो, कोई नाम तो बनाओ भाई, तुम्हारे घर में आदमी कैसे आएगा? तो बोले हाँ सर जब आप पढ़ाओगे ना तो मैं नाम बनाऊंगा सर। ये किया है बच्चों ने। अंधविश्वास हो जाते, पता नहीं अंधविश्वास नहीं पालना है, जो सच्चाई है, छोटे छोटे काम करने हैं। कम से कम अभी मैं नहीं कह रहा गाड़ी उठा के फेंक दो 4 और 8 वाली, मगर मैं इतना, हाँ 4 नंबर की गाड़ी ना उस आदमी के लिए बड़ी सुटेबल होती है जो कमर्शियल काम करता है। कमर्शियल काम में आप नंबर 4 ले सकते हो, मगर ये रेजिडेंशियल और घर परिवार लेके जा रहे हो, नहीं, नंबर 4 और 8 बिल्कुल नहीं। सबसे पहला सजेशन, टेप लगाओ, पूरे नंबर को कवर कर दो, या एक नंबर को भी कवर कर दो, उससे अगर एक अच्छा नंबर निकल के आ रहा है तो वो अच्छे नंबर दिखने चाहिए, वो जो कवर वाला है जो खराब नंबर है उसको टेप लगा दो, ताकि पुलिस वाला आपका चालान भी ना काटे और हमारा थोड़ा सा काम चल जाए। और इन फ्यूचर, अब मैंने आपको बढ़ा दिया है ना कि गाड़ी का नंबर कैसे लेना है, इन फ्यूचर जब भी, ऐसा तो है नहीं कि एक गाड़ी खरीद ली सर, अब तो सर पापा ने दिलाई थी ये गाड़ी, अब मैं आखिरी सांस तक इसी गाड़ी पे जीऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। अपने जीवन में गाड़ी कभी और भी लोगे ना, तो न्यूमरोलॉजी यूज कर लेना, कहां बुराई है? सिखा दिया ना मैंने गाड़ी नंबर कैसे लेना है, क्योंकि बाकी के ऊपर के 4-5 नंबर तुम्हारे बस की बात है नहीं चेंज करना, तो क्यों फोकस करना? मगर मैंने क्या करा, मैं जब आपको नेम पढ़ा दूंगा ना, तो आप क्या करोगे, जरूर निकालोगे गाड़ी का टोटल, डी का नंबर क्या है, एल का नंबर क्या है, 9 का नंबर क्या है। मैंने भी किया, मैंने भी किया। जो मेरी गाड़ी है DL9CAE3128 पुरानी वाली, उस गाड़ी का पूरा टोटल भी मेरी मूलांक और भाग्यांक के साथ कंपैटिबल था, और वो नंबर 2 पे आता था, मैंने वो भी किया है, ठीक है? बट द पॉइंट इज, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जो लास्ट के 4 नंबर है, लास्ट के 4 नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें देख लो, उसमें कोशिश करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा नहीं 1 2 3 4, ऐसा नहीं, ठीक है? कोशिश करो पहला जो 2 नंबर है उनका कंपाउंड नंबर, और जो दूसरे 2 नंबर है उनका कंपाउंड नंबर, वो आपस में बढ़ते क्रम में होना चाहिए। वैसे 1 2 3 4 ये भी अच्छा है, क्योंकि 1 2 का कंपाउंड नंबर 12 आएगा, 3 4 क्या हो जाएगा 34, तो 12 से 34 क्या हो रहा है, बढ़ते क्रम में है। 370 कैसे काउंट करेंगे, सिंपल है, 370 में जीरो है ही नहीं, 370 कौन सी गाड़ी का नंबर हो गया भाई? चलो, अगर 370 गाड़ी का नंबर है तो 3 + 7 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये फ्लैट का नंबर है तो 3 + 7 10, 1 हो जाएगा। अब 1 वाला जो व्यक्ति है, अगर उसका मूलांक और भाग्यांक 8 निकल आया तो खराब है, अगर मूलांक और भाग्यांक नहीं है। मगर मैंने क्या बोला, घर के केस में सेफेस्ट साइड नंबर कौन सा है, नंबर 5 सेफेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखना आने वाले समय में ये फ्लैट वाले भी ना नंबर 5 के रेट ज्यादा मांगेंगे, आप देखना। अगर इनको पता लग गया ना कि 5 ट्रेंड में कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना महिंद्रा ने हरे रंग की स्कॉर्पियो निकाल दी है भाई, चेक कर लो। ब्रेजा, आप गाड़ी उठा के देख लो, कोई गाड़ी जो हरे रंग की ना मिले। 7079 बढ़ते क्रम में ठीक है, 7079 बढ़ते क्रम में ठीक है, 70 और 79, बट टोटल किस पे आएगा ये देखना पड़ेगा। कितना है, 9 7 16, 16 4 20, 25 का 7 हुआ शायद, सही 7 हुआ है ना। तो कहने का मतलब ये कि भैया, अब ये सवाल मुझसे मत पूछो 7079 कैसा है 80, मैं बता तो दिया। टोटल करो, अपने मूलांक और भाग्यांक से चेक करो कि क्या मेरे मूलांक और भाग्यांक से कंपेटेबल है, कंपेटेबल है चलने दो, नहीं कंपेटेबल है तो उस पर टेप लगाओ, ठीक है? और 4 और 8 है तो उसे जल्द से जल्द दफा कर दो अपनी जिंदगी से, जितनी जल्दी दफा करोगे उतना अच्छा। अभी एक क्लाइंट अभी 2 महीने पहले की बात है, मेरा एक लखनऊ का क्लाइंट है, मूलांक 4 भाग्यांक 6। मैंने उसको बोला कि कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का काम करता था, अभी रिसेंटली मुझे याद आ गया कि बाइक के साथ उसका इंसिडेंट हुआ। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई अपनी ना बाइक या कार जो भी है सर, उसका 4 और 8 पे टोटल मत लेना, अच्छा नहीं है। मुझसे कह रहा, सर मेरी तो बाइक ही 4 नंबर पे है, अभी मैं क्या करूं? तो मैंने कहा ठीक है टेप लगा दो,
ठीक है, मगर इन फ्यूचर जल्दी बदल लेना जब भी मौका मिले। मुझे एक हफ्ते बाद फोन करके क्या कहता है, सर मेरी बाइक चोरी हो गई सर। मैंने कहा ठीक है, तेरा राहु कोई और ले गया। यही बोला मैंने, तेरा राहु कोई और ले गया बेटा, अब तू सोच उसके साथ क्या बीतने वाला है, तेरा तो राहु गया। ठीक है, उसके साथ क्या होगा। ठीक है, तो 7 5 अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो द पॉइंट इज कि कहने का मतलब ये है कि ये बाइक और मोबाइल, मोबाइल कह रहा हूं सॉरी, बाइक और प्रॉपर्टी के केस में इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मोबाइल नंबर में क्या गड़बड़ियां हैं। ठीक है, हालांकि वो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे, और उसका कुछ ग्लिम्स मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, यानी कि कौन से दिन, संडे ऑब्वियसली। तो अब आपसे मेरी मुलाकात कब होगी, संडे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज, ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए न्यूमरोलॉजी नवनीत मिश्रा जी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।